दुनिया में बहुत हाई लेवल पे इसकी इंटेंसिटी और इम्पैक्ट आ गया है ऑन ग्राउंड। इतने ज़्यादा लोग इससे सफ़र हो चुके हैं, लगभग 70 करोड़ लोग ऑन रिकॉर्ड जो हैं इससे सफ़र कर रहे हैं एट प्रेजेंट में, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब अगर भारत की आबादी को देखें तो 50% आबादी, क्योंकि 70 करोड़ लोग ये अकेले भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और 15 लाख लोग हर साल जो है मर रहे हैं। और ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये 2021 का है, क्योंकि इसके बाद कुछ भी ऑथेंटिक और ऑफिशियल डेटा अब तक निकल के नहीं आया है। तो 15 लाख लोग हर साल इस बीमारी से मर जा रहे हैं, 2021 तक का ये अपडेट है। और 2021 तक में ये अपडेट भी है कि दुनिया में जिन लोगों का जो डेथ हो रही थी, उन डेथ में ये 11th नंबर पे पहुंच गया है। मतलब कि जैसे कि रोड एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, नेचुरल डेथ डेथ से मरते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं, उस तरह की मौत में 11th नंबर पे अब किडनी फेल होने की वजह से लोग मर जाते हैं। और इसमें भी सबसे खराब चीज़ ये है कि 80% पेशेंट जो ट्रीटमेंट के मेन स्ट्रीम के ट्रीटमेंट आज की डेट में चल रहे हैं मार्केट में या हेल्थ केयर में, उनकी वजह से मर रहे हैं। आप लोग खुद उठा के अगर देखे होंगे, आप में से जो ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस में हैं, तो क्लिनिक में जो पेशेंट आ रहे हैं, उन पेशेंट्स में जो लोग एलोपैथी अडॉप्ट कर रहे हैं, 5वें 10वें साल के अंदर अंदर तक वो आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में रहते ही नहीं। उनका सर्वाइवल रेट 5 साल 7 साल 10 साल से ज़्यादा नहीं है। तो इस बीमारी के लिए हमारी ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है। और अगर भारत का आंकड़ा उठा के देखें तो हर 7 8 में से जो एडल्ट लोग हैं, मतलब बच्चों की बात नहीं करते हम, सिर्फ एडल्ट लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं, उनमें से हर 7वां या 8वां व्यक्ति, एक पर्सन उनमें से 7 और 8 में से एक पर्सन को किडनी फेल की दिक्कत हो गई है। यानी कि हर दूसरे घर में तीसरे घर में किडनी फेल का कोई ना, मिडिल क्लास के और मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको ये डिसीज ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है उसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो बहुत बड़ा एक नंबर है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हो चुके हैं भारत में। आप में से किसी ने PMNDP सुना है आज तक? PMNDP, तो मैं इसका टेक्स्ट भी डाल देता हूँ जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी रहेगी। किसी ने सुना है नाम PMNDP? मैंने चैट में भी डाला है। तो PNDP बेसिकली क्या है? प्रधानमंत्री की ओर से नेशनल लेवल पे डायलिसिस की एक व्यवस्था शुरू हो रखी है हमारे भारत में, जिसका फुल फॉर्म जो है प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम करके है, PMNDP। तो इतने बड़े व्यापक रूप में इसका अब जो है काम हो रहा है। और ये PMNDP इसलिए बना है, ये डायलिसिस प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए। और भारत में 1800 से ज़्यादा सेंटर, सरकारी डायलिसिस सेंटर्स चल रहे हैं, 1800 प्लस। भारत के अगर आप जिले देखेंगे तो 550 प्लस हैं, लेकिन 1800 प्लस तो सिर्फ गवर्नमेंट लेवल के सेंटर्स हैं। और पूरे भारत में 6000 से ज़्यादा प्राइवेट लेवल के सेंटर्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बड़े स्तर पे इस पे जो है एक तरह से महामारी से भी बुरी स्थिति है। और एक ब्रांड है भारत में नेफ्रो प्लस करके, जिसके अकेले 490 क्लिनिक हैं आज की डेट में, मतलब 490 सेंटर्स हैं। तो कितने बड़े पैमाने पे ये डिसीज फैल चुकी है, ये हमें इन आंकड़ों से समझ में आता है। और ज़्यादातर आंकड़े पुराने हैं, मतलब लेटेस्ट आंकड़े सरकार की ओर से और डॉक्यूमेंट्री लेवल पे है ही नहीं। तो उसका और ज़्यादा ग्राउंड इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, खास करके आप कभी डायलिसिस सेंटर्स से जाके संवाद करेंगे या उन जगहों पे पहुंचेंगे, या फिर जो है इन जगहों से अगर कोई पेशेंट आ रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि दुनिया में ये कितने माइक्रो लेवल पे पहुंच चुकी है। तो ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही। तो इन इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक फीस ली जाए, फीस को करने का भी मुख्य मकसद ये है कि गंभीर लोग आए, थोड़ा सा सुने, 2 3 दिन जो समय बिताएंगे, तो उसको वो समझ के ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करें। और आयुर्वेद की एक बड़ी अच्छी, हम लोग जब आगे चर्चा करेंगे, जो एक DNA कायाकल्प प्रोटोकॉल अपन लोगों ने बनाई है और उस पर काम किया है, तो 100 में से 100 मरीज आपको इस
रिप्लाई के साथ मिलेंगे कि उन्हें कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे आराम है। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट अब तक का जो रहा है इन वर्किंग का। तो इसका भी एक जो है हम लोगों को लाभ लेना है कि जो ये हमने तैयार किया है या अपन कर रहे हैं, तो सिर्फ ये सीख के घर पे नहीं रखना है, इसको एक्चुअल में ग्राउंड में अप्लाई भी करना है। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक्टिवली इसको एग्जीक्यूट करें अपने क्लिनिकल लेवल पे। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो बेसिकली किडनी के आंकड़ों से रिलेटेड थे। अब हम बात करते हैं कि किडनी के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं। आप सभी के बीच में मैंने एक किताब शेयर की है, किडनी कवच करके, जिनके माइक ऑन हो वो म्यूट कर लें। और किडनी कवच करके किताब मैंने ऑलरेडी आप लोगों के बीच में शेयर की है ग्रुप में। तो आप में से क्या किसी ने उसको देखा है, अभी पढ़ा है, ओपन किया है उस लिंक को? क्योंकि उससे आपको सारा का सारा जो पॉइंट्स अब हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको उसमें समझने को और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ये किताब लगभग 2 वर्ष पहले की थी, और इसके बाद अब बहुत सारे और भी अपडेट आ गए, कई सारे लेटेस्ट चीज़ें जो हैं और एड ऑन हो गई। तो अब एक नया वर्जन भी हम अगले महीने तक की मेरी तैयारी है, कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें समय दे पाऊँ। तो बहुत सारे जो नए स्टैट्स इसमें जोड़े हैं वो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन वो किताब में आपको हो सकता है ना मिले। तो किडनी के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, कोई आप में से आंसर करना चाहे या चैट में डालना चाहे तो प्लीज़ आप लोग अपने अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर जरूर करें। क्या लगता है आप लोगों को कि क्यों इतने व्यापक लेवल पे कि भारत का हर 7वां 8वां एडल्ट पर्सन किडनी फेल की ओर जा रहा है या किडनी फेल से सफ़र कर रहा है? तो इतना बड़े स्तर पे ये कैसे फैल गया है? कोई आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस या लर्निंग रही है? कोई भी आप लोग आंसर कर सकते हैं या चैट में लिख के डाल सकते हैं। एक डाइट को लिखा है डॉक्टर मनु श्रवार्यन, आप बोल रहे हैं नींद की कमी, डॉक्टर नीमा जी ने बताया डाइट एक फैक्टर है, और इसके अलावा क्या फैक्टर आप लोगों को लगता है? डायबिटीज की दवा, बिल्कुल, पेन किलर मेडिसिन, बिल्कुल ठीक है, और हाइपरटेंशन होना, ठीक है, बिल्कुल। और कोई? तो कुछ पॉइंट्स जैसे कि आप लोगों ने बताए, तो इसमें अब हम लोग एक एक करके इसके पॉइंट्स को सही से जो है आप लोग लिखेंगे भी और समझेंगे भी। तो अगर आप किताब को देख लेंगे, मैं किताब का पेज नंबर आप लोगों को बता देती हूँ। पेज नंबर 21 में आप जाएंगे तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो उसमें बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं। खास करके सबसे बड़े जो 2 फैक्टर हैं आज की डेट में, जो लोग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से परेशान हैं उनकी किडनी फेल हो रही। अब किडनी फेल डायबिटीज और हाइपरटेंशन से नहीं हो रही, जो वो दवाइयाँ खा रहे हैं ना, उनकी वजह से उनकी किडनियाँ फेल हो रही हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी मैं एक आप लोगों को 7 ऐसे पॉइंट शेयर करता हूँ जो आप लोग जो है ज़रूर अपने मरीजों को बताइएगा, और इसका विद एविडेंस के साथ कुछ कलेक्शन किया है, मैं ग्रुप में शेयर भी कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। तो पहला पॉइंट है उसमें यही कि हमारे यहाँ पे जो मेडिसन्स हैं, तो आप लोग बताइए कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसन आपको लगती हैं जिनकी वजह से किडनी फेल हो रहा है? कोई बताना चाहेगा? एक तो हो गई बीपी की और डायबिटीज़ की, इसके अलावा? पेन किलर भी हो गया, पेन किलर लिख दिया किसी ने, तो पेन किलर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, बीपी की दवाइयाँ हो गई। इसके अलावा जो खाली पेट में गैस की दवाई चलती है पीपीआई, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो इन 7 पॉइंट्स को आप लोगों को ना सिर्फ समझना है बल्कि अपने हर मरीज को समझाना है। ये जो तुम लोग पीपीआई खा रहे हो, पैरासीटामोल खा रहे हो, या स्टेरॉयड चलते हैं, या एंटीबायोटिक्स चलते हैं, बीपी शुगर की दवाइयाँ चलती हैं, और ये अपनी कोई बनाई कहानी नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। इन दवाओं के जितने भी नाम आप गूगल में सर्च करेंगे या इनसे रिलेटेड जितनी भी डिटेल आप खोल के देखेंगे, उनमें क्लियर मेंशन है लॉन्ग टर्म यूज में इनसे किडनी फेल होती है। तो आप लोगों से एक मेरा और भी प्रश्न है कि एक मिथ बन गया है खास करके लोगों के बीच में, और बड़ी एक आश्चर्य की बात है कि जो हमारे सिस्टम के डॉक्टर्स भी हैं उन्होंने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि एलोपैथी दवाई एक बार शुरू हो गई तो वो बंद नहीं होती। तो आप लोगों को
क्यों ऐसा लगता है कि या ऐसा नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है, और इनका क्या सॉल्यूशन है। आप में से किसी ने नेसिवो वर्ड सुना है? जैसे प्लेसिबो करके मेडिसिन के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। किसी ने नेसिवो के बारे में सुना है? जैसे प्लेसिबो होती है ना झूठी दवाई, ऐसे नेसिवो के बारे में किसी ने सुना है? नेसिवो इफेक्ट किसी ने भी कुछ, नहीं। किसी ने नहीं सुना है। तो थोड़ा सा इस पे मैं और विस्तार से बताता हूँ। तो प्लेसिबो जैसे कि सब जानते होंगे आप लोग, झूठी दवाई, खास करके कि किसी को सर दर्द हो रहा है तो एक ऐसी कोई कैप्सूल खाली पकड़ा दिया, या जैसे होम्योपैथी की ऐसी बिना कुछ मिलाई हुई दवाई पकड़ा दी, जिसे कई लोग बोलते हैं ये प्लेसिबो ट्रीटमेंट होता है। तो इसी तरह से एक नेसिबो इफेक्ट है जिसमें सच्ची दवाई दी जाती है, और लोगों के मन में ये डाउट आ जाता है कि अगर मैंने ये दवाई छोड़ी तो इसके बाद जो है मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो इस इफेक्ट को नेसिबो इफेक्ट कहते हैं। एक डर बन जाता है कि ये दवाई आपने जो खानी शुरू की है, आप छोड़ोगे तो आपको दिक्कत बढ़ेगी। और होता भी है, जब वो ऐसी दवाई छोड़ते हैं, जैसे कि किसी की डायबिटीज की दवाई 5 साल से चल रही है, जैसे ही वो डायबिटीज की दवाई सुबह की या शाम की या दोनों टाइम की छोड़ते हैं, उनकी तुरंत शुगर शूट कर जाती है। तो एक तो होता है ये मेंटेलिटी की वजह से, और दूसरा क्या होता है, आप सब लोगों ने विष पुरुष विष कन्या का परिचय पढ़ा होगा हमारे ग्रंथों में, खास करके आचार्य चाणक्य के दौर में विष कन्या विष पुरुष का जिक्र होता है, रहा है काफी, उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। तो उसमें उस समय क्या करते थे, जहर को एक सेट मात्रा में बॉडी में दिया जाता था, और तब तक देते रहते थे जब तक बॉडी उस जहर से सात्म ना हो जाए। सेचुरेट ना हो जाए। हाँ। तो ये क्या था, एक तरह से ये नेसिबो इफेक्ट की तरीके से होता था। तो उन लोगों को ये पता था कि एक सेट डोज में अगर जहर भी दिया जाएगा तो बॉडी उसे एडजस्ट कर लेगी। तो सिमिलरली ये फार्मा लॉबी ने क्या खेल शुरू किया और क्यों किया, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। हम सबको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हम मरीजों के साथ संवाद करते हैं, और बहुत बार मरीज जैसे ही कुछ रिकवरी आने लगती है और हम कहते हैं कि जी अब बीपी की दवाई आपकी कम करते हैं या शुगर की दवाई आपकी कम करते हैं, तो मरीज घबरा जाता है। तो एक तो घबराहट की वजह से उसकी बीपी या शुगर सूट हो जाती है। दूसरा, वो लोग भी उनके दिमाग में डाल देते हैं कि जब तक जिंदा हो तब तक खाओ। जबकि आप सबने सुना होगा कि मेडिसिन को टेपर करने का भी एक व्यवस्था है एलोपैथी में, कि कोई दवाई अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन चल गई तो उसको धीरे धीरे ट्रिम करेंगे और कम करेंगे। ये व्यवस्था बड़ी वहाँ पे कॉमन है। अच्छे जो डॉक्टर हैं एलोपैथी में आज भी उसको फॉलो करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी केमिकल लॉन्ग ड्यूरेशन तक बॉडी में नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी उसमें साथ में हो जाती है, जैसे कि विष पुरुष विष कन्या में होता है। और फिर वो जब उसे छोड़ने जाते हैं, एक तो डर बहम की वजह से उनमें दिक्कत आती है, और दूसरा वो मॉलिक्यूल बॉडी में इस तरह से सेट हो जाता है कि जैसे ही उसको वो छोड़ते हैं, जैसे दारू पीने वाले के साथ क्या होता है कि लगातार अल्कोहल पीता रहे और फिर वो छोड़ दे तो क्या होता है, फिर बेचारे के हाथ पैर कांपते हैं, उसे घबराहट बेचैनी होती है। तो सेम चीज एलोपैथी दवाओं के साथ होती है, एडिक्शन। एडिक्ट कर दिया जाता है उनको इन दवाओं को दे दे के, जिससे कि बॉडी जो है एडजस्ट हो जाती है, और फिर वो जो है नेसिवो इफेक्ट में वर्क करता है। तो सच्ची दवाई दे के लोगों को इस तरह से लेके जाया जाता है, और बाद में जब लंबे समय तक पेशेंट ये दवाइयाँ खाते हैं, उनकी किडनी फेल होती हुई होती है। अभी मेरा रिसेंट का एक पेशेंट है जो पूरी तरह से रिकवर है पिछले 3 महीने से। उनका क्रेटनाइन यूरिया लेवल एकदम नॉर्मल है। 17 साल, 15-17 साल उन्होंने सोरेसिस की दवाई खाई, दुनिया की हर तरह की एलोपैथी दवाई खा ली। उन दवाओं को खाने के बाद उनकी सोराइसिस सही नहीं हुई, और एक और नई चीज क्या हो गई, किडनी फेल हो गई। और फिर वो ये दोनों दिक्कत लेके कहाँ आई, आयुर्वेद में। कई और जगहों पे भी गई। तो आयुर्वेद में एक बड़ी समस्या है जो हम चर्चा करेंगे, इसी को हम लोग डिस्कस भी करेंगे और इसको ही हम अपने यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे। कि वो एक बैग भर के उनको दवाइयाँ मिली कई जगह से आयुर्वेद में, कि दोपहर का काढ़ा, सुबह का काढ़ा, शाम का काढ़ा, खाली पेट का काढ़ा, रात का काढ़ा, और ये गोली वो गोली। तो जो मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो एलोपैथी ने एक ट्रेंड सिस्टम बनाया कि 18-20 तरह की चीजें दे रहे हैं, कि कैल्शियम की दवाई, मल्टीविटामिन की दवाई, हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवाई, सेम पैटर्न हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट
जब हम आयुर्वेद में अपने इन तरीकों से लेके जाते हैं, तो इसको हम नेसिबो इफेक्ट से कैसे बाहर निकालते हैं, जब हम ट्रीटमेंट पार्ट डिस्कस करेंगे तो आप लोग जरूर उस पर ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसको प्रॉपर आपको डिटेल में बताऊं। तो नेसिबो इफेक्ट वाला साइड इफेक्ट से बॉडी को जो लगातार लंबे समय तक एडिक्ट हो गए या वो बॉडी में यूज हो रही हैं, तो उनको हम कैसे टेपर डाउन करते हैं, कैसे उन दवाओं को भी बंद करते हैं, और धीरे धीरे हम आयुर्वेद से भी उनको पीछे ले जाते हैं, हटा देते हैं। और बहुत सारा ऐसा पेशेंट आज की डेट में मेरे टच में 100-150 पेशेंट तो मेरे पर्सनल टच में हैं, जो पूरी तरह से आयुर्वेद भी बंद कर चुके हैं, एलोपैथ भी बंद कर चुके हैं, और दो चार महानुभाव ऐसे हैं जो घी भी भर भर के पीते हैं। हालांकि उन्हें शराब गुटखा इस तरह की चीज़ें खाने का अलाउड नहीं है, और बढ़िया मस्त किडनी फेल में फिट है। और ऐसे भी मरीज हैं, इनकी रिपोर्ट सभी आप लोगों को शेयर भी करूंगा, जो क्रेटनाइन फेल 20, 24, 25 तक लेके आए और अभी क्रेटनाइन के एकदम नॉर्मल बॉर्डर लाइन पे है। और ये जो अभी बात कर रहा हूँ ये एकदम लेटेस्ट केस है। तो इतनी अच्छी संभावनाएं हैं, वो कैसे हैं हम आगे धीरे धीरे एक सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं पॉइंट नंबर 2 को ही थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ कि हम लोग जो किडनी के केसेस हैं, तो एक तो है कि ऐसी एलोपैथी की दवाइयाँ, और एक और बड़ा आज की डेट में दुर्भाग्य है कि किडनी फेल जो आ रहे हैं पेशेंट, उन्हें क्लासिकल रीनल फेलियर के सिम्टम नहीं है। तो वो किडनी फेल उनको नेचुरल तरीके से किडनी फेल नहीं हो रही, वो ड्रग इंड्यूस्ड किडनी फेल लेके आ रहे हैं। तो आप लोग जब प्रैक्टिस में देखोगे तो 12 साल का 15 साल का बच्चा भी जो है किडनी फेल लेके आ रहा है, 10-10 साल के 8-8 साल के बच्चे किडनी फेल की प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। तो उनको तो कोई एडिक्शन नहीं था, तो उनको क्या हो रहा है कि जी टाइफाइड आया था जी, 15 दिन एंटीबायोटिक चला था, या फलाना ऐसी दिक्कत हुई थी उसकी 20 दिन की एलोपैथी चली थी, स्टेरॉयड चला था जी, वो सूजन आ गई थी उतर नहीं रही थी तो डॉक्टर ने स्टेरॉयड दिया था। उससे क्या हो रहा है, वो ड्रग इंड्यूस्ड किडनी फेल लेके आ रहे हैं। और उन लोगों को बड़ा क्लासिकल सिम्टम ही नहीं है, उनको सूजन नहीं है, उनका यूरिन जो है रुक रुक के नहीं आ रहा है, उनको किसी भी तरह की घबराहट बेचैनी नहीं है। बस ये है कि जब वो लैब टेस्ट कराने जा रहे हैं तो दिक्कत मिल रही है और कमजोरी है, वीकनेस एक उनको दिख रही है। उसके अलावा उन्हें तीसरा सिम्टम नहीं है। और उनकी जब किडनी की अल्ट्रासाउंड या वैसे दिख रहे हैं तो 60-70% तक किडनी में डैमेज दिख रहा है। तो ऐसे पेशेंट भी आ रहे हैं और छोटी एज के भी आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितना भी ये 3 दिन में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने क्वेश्चन हो आप एक तो वो तैयार रखना। हम लोग जब जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे उसमें आप पूछते रहिएगा। प्लस इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना है कि हम इस दुनिया में जो ये फैला हुआ चक्रव्यूह बन गया है, जनरली हो क्या रहा है, जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह था, तो अभिमन्यु बेचारा उसमें घुस तो गया था लेकिन बाहर मर के आया था। सेम चीज लोगों के साथ हो रही है कि वो ऐसे मेडिकल सिस्टम में घुस तो जा रहे हैं लेकिन फिर बाहर नहीं आ पा रहे। और रोज ऐसे केस आप खुद भी देखते होंगे, इवन आज भी मेरे पास एक ऐसा ही केस आया कि उस बच्चे का एकदम फिट था, दिवाली पे बस उसे थोड़ा सा ऐसे चक्कर वक्कर आया और वो सीधा मैक्स लेके चले गए। एक तो समस्या क्या आ गई है, सुपर स्पेशलिटी जो ये 600 1000 करोड़ वाले हॉस्पिटल खुल गए हैं, तब से एक दिक्कत और आ गई कि लोग सीधे इनमें पहुंच जाते हैं। वहाँ झूमर लगा हुआ है, जो 600 1000 करोड़ रुपए लगा के अस्पताल खोल रहा है तो वो क्या बोलेगा। तो उस बच्चे को, आज का केस बता रहा हूँ, अभी 4 घंटे 5 घंटे पहले कांग्रेस के एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, मीडिया में आते हैं, उन्हीं का वो परिवार का बच्चा था। तो उनका फोन आया कि सर ऐसे ऐसे उसको कैंसर डायग्नोस कर दिया है और ब्लड कैंसर बोल दिया है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, और उन्होंने बोल दिया है कि अगर इसको अगले 2-4 दिन में ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो ये मर जाएगा। जबकि उसको सिम्टम के नाम पे कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में हाँ कुछ चीज़ें हिली हुई हैं, प्लेटलेट उसके बहुत तेज़ी से डाउन हुए। व्यवस्था शुरू की है आयुर्वेद में, कुछ जयमंगल रस और ऐसी कई चीज़ें चलाई हैं और बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहा है और सेटल है। जो अभी एलोपैथी में उसको तो ये बोल दिया गया है कि आप जो है अगर इमीडिएटली इसका कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं किए तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो ऐसा भी एक माहौल बना दिया गया है जो पढ़े लिखे लोगों के नाम पे, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज के नाम पे। और इसी में एक और लास्ट पॉइंट जोड़ के अगले टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे कि एक मरीज अभी कुछ 3-4 महीने पुराना ये किस्सा है, और ये इसलिए क्योंकि इसकी सारे एविडेंस भी हैं अपने पास, जो हम आप कहेंगे तो ग्रुप में हम लोग शेयर भी कर देंगे। तो उनका देहरादून के वो पेशेंट हैं और उनका एक
बहुत बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीधे पहुंच गए। उनको पेन हो रहा था अपने पेट में, चेस्ट पेन की तरफ से हो रहा था, और रेडिएटिंग पेन, शिफ्टिंग पेन, जो सुई चुभने जैसा पेन, खास करके जैसा स्टोन के टाइम पे पेन होता है उस टाइप का पेन, उनको प्रिकिंग पेन हो रहा था। और वो उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंच गए और उनको प्रिस्क्रिप्शन जो उन्होंने स्कैन करके मुझे भेजा तो उसमें लिखा है कि क्वेश्चन मार्क और कोलियोलिथियासिस। तो कोलियो, और प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है, रिपोर्ट पे नहीं लिखा है, क्वेश्चन मार्क और कोलियोलिथियासिस। तो क्वेश्चन मार्क और कोलियोलिथियासिस के बाद मैंने उनसे पूछा कि अल्ट्रासाउंड हो गया होगा तो इनका वो भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तो अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, डॉक्टर ने तो इन्वेस्टिगेशन लिखे हैं। तो अब आप देखिए विडंबना सिस्टम की कि वहां पे क्वेश्चन मार्क करके कोलियोलिथियासिस लिख के भेज दिया। तो मैंने कहा एक काम करो, आपने अभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है, पैसे दे दिए? बोले पैसे तो दे दिए। तो वो जान परिचय के थे, थोड़ी बात मान लेते हैं, तो ऐसे कई बार होता है। तो सलाह दी उनको कि आप एक काम करो, वहाँ मत अभी कराओ, उनको जो दिक्कत हो रही है उनको कुछ आयुर्वेद की चीज़ें बताई, करी, उनको आराम मिला। तो मैंने कहा कि अब इनका एक लोकल टेस्ट कराएंगे जहाँ किडनी विडनी का इलाज नहीं होता है या गॉल ब्लैडर का ऐसा इलाज नहीं होता, वहाँ पे हम इनका एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो पूछा उनसे कि उनके शहर में कोई चैरिटेबल भी है जहाँ अल्ट्रासाउंड होता है? तो उन्होंने बताया कि हाँ जी, 400-500 रुपए में एक जगह अल्ट्रासाउंड होता है। तो अगले दिन उनको बोला कि आप वहाँ कराना। अब फिर देखिए, उस चैरिटेबल वाले में रिपोर्ट में लिख के दिया है रीनल कैलकुले, तो मल्टी स्पेशलिटी में क्वेश्चन मार्क करके लिखा था कोलियोलिथियासिस यानी गॉल ब्लैडर स्टोन, और अगले दिन उनका चैरिटेबल में निकल के आया स्टोन। तो अब ये दो रिपोर्ट आ गई, तो समझ आ गया कि इनको हाँ कुछ किडनी से रिलेटेड या स्टोन से रिलेटेड है। उनका दवाई ववाई आयुर्वेद की अपनी सेवा छार और कुछ इस तरह की चीज़ें, छेदन वेदन वाली, मूत्र वाली, आम पाचन वाली कुछ देके उनको रवाना किया। 7-8 दिन बाद वो सेट थे, कोई दिक्कत नहीं थी। एक मेरे जानकार हैं, उनकी माता जी को ये दिक्कत थी। फिर उन्होंने कहा जी सर अब आराम तो है, कुछ क्या किया जाए? तो मैंने कहा अल्ट्रासाउंड का पैसा तो दे ही आए हो, तो अब उस अस्पताल में कुछ नहीं करना, डॉक्टर से मत मिलना, सीधे जाके अल्ट्रासाउंड वाले के पास पहुंचना और बोलना कि जी ये पर्ची है और अल्ट्रासाउंड कर देना। उस रिपोर्ट में नॉर्मल लिख के आया, उसी हॉस्पिटल से जहाँ पे पोलियोलिथियासिस क्वेश्चन मार्क था, अगले जगह पे रीनल फेलियर था, यानी कि मरीज का बिना ट्रीटमेंट किए उनका जो है हमने ट्रीटमेंट सही कर दिया। और हो क्या रहा है आज की डेट में, आप सब लोग रोज फेस करते होंगे, तो आप लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि जो वो लिखी हुई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 100% सही नहीं है। उसमें जो क्वेश्चन मार्क का खेल है, एक तो वो सबसे बड़ा खेल है, दूसरा उसमें आप लोग अभी रिपोर्ट उठा उठा के देखना, अब अपने क्लिनिक्स पे जो मरीज आते हैं उसमें कुछ टर्म लिखे हुए आते हैं, टेंटेटिवली, पॉसिबली, लाइकली, मे बी, कोरिलेट क्लिनिकली और क्वेश्चन मार्क। ये 5-6 टर्म हैं जो रटे रटाए हैं, ज़्यादातर रिपोर्ट्स में आपको मिल जाएंगे। 99% रिपोर्ट में आपको इस तरह के क्वेश्चन मार्क, टेंटेटिवली, पॉसिबली, लाइकली, मे बी, या फिर जो है उसमें कोरिलेट क्लिनिकली लिखा होगा। तो वो खुद कंफर्म नहीं करते कि ये दिक्कत है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक तो पेशेंट को इस तरह से एजुकेट करें और दूसरा 2-3 जगह पे क्रॉस चेक जरूर करें। जैसे ही आप क्रॉस चेक करोगे देखना 80% पेशेंट तो आपका वैसे ही सही हो जाएगा। तो ये भी हो रहा है, ये भी हमें पहचानना। और किडनी फेल वाले जितने लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर क्या होता है, कोई भी सिम्टम आया, अच्छा एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कब कंफर्म होगा कि उस पेशेंट का किडनी फेलियर हो गया है? किस स्टेज में आप मान लेंगे कि ये किडनी फेलियर का 100% पेशेंट है? मतलब ड्यूरेशन के नाम पे, मतलब अगर कोई आया और इन्वेस्टिगेशन लेके सीधा आ गया कि जी हफ्ते भर पहले ये जांच हुई थी और ये क्रेटनाइन यूरिया बढ़ा है, सूजन आ रही है, तो क्या ये एक पेशेंट किडनी फेलियर का कंफर्म केस है? नहीं, कम से कम 3 महीने का वो होना चाहिए। तो आपने पहला यूरिया सेशन क्रिएटिन अटेंड बढ़ा हुआ। किया है। तो 3 महीने कम से कम हम लोग मान के चलें कि उस पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस में, सिम्टम्स में अगर लगातार 3 महीने हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ही कंफर्म मानेंगे कि वो किडनी फेलियर का पेशेंट है, अदरवाइज वो किडनी फेलियर का पेशेंट नहीं कंसीडर करेंगे। ये आप लोग मान लो। और इवन सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा बाकी डिसीज में भी, जब तक कि 3 से 4 महीने, 6 महीने लगातार उसकी शुगर बढ़ी ना हो, बीपी बढ़ी हुई ना हो, लगातार उसको वो सिम्टम्स ना आ रहे हो, तब तक वो कंफर्म नहीं होगा। आप खेल समझिए
बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ने के 10 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होगा कि कोई 20 मंजिल की इमारत पे खड़ा हुआ, नीचे झांका, बीपी तेज हो गई। 20 मंजिल की उस बिल्डिंग पे वो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गया तो बीपी बढ़ जाएगा। कोई घबराहट बेचैनी वाली खबर सुन ली, किसी की डेथ की खबर सुन ली, किसी की कोई गलत खबर सुन ली जो उन्हें नहीं समझ में आई, अप्रिय कोई खबर सुन ली, तो बीपी बढ़ जाता है। कई बार पानी को देख के कई लोगों की बीपी बढ़ जाती है। अब ऐसे लोग जांच कराने गए और जांच करा के उन्होंने कहा जी आपका तो बीपी 180 110 आ रहा है, यानी आप तो बीपी बढ़ा हुआ है, और उसी दिन डायग्नोस होके बीपी, और अगले दिन से बीपी की दवाई शुरू हो जाती है, और फिर वो नेसिबो इफेक्ट में फंस जाते हैं, और जब तक जिंदा रहते हैं तब तक वो दवाई खाते हैं। 80% पेशेंट ऐसा आ रहा है जो रॉन्ग डायग्नोस्ड है। तो हमें ये भी समझना है कि हमें एलोपैथी नज़रिए से नहीं देखना है, हमें आयुर्वेद नज़रिए से, और इन फैक्ट्स को भी समझना जरूरी है। जो ये खेल चल रहा है, हमें उस खेल में शामिल नहीं होना है, हमें उस खेल का काउंटर करना है। तो ये कार्यक्रम उसलिए भी है कि हमें इन जागरूकताओं को फैलाना भी है लोगों की, क्योंकि वैद्य का अर्थ सिर्फ एक व्यवसायी या चिकित्सक नहीं है। वैद्य का अर्थ विद्वान भी होता है, वैद्य का अर्थ विद्यार्थी भी होता है, और बीइंग ए वैद्य हमारी एक सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमने जो सीखा समझा और पाया है वो हम समाज तक पहुंचाए भी, और सिर्फ सेवा भाव से ना पहुंचाए, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोच अपनी जेब को भी थोड़ा सा भरना जरूरी है, अपने परिवार का पालन पोषण भी जरूरी है। तो हमारे लिए ये भी जिम्मेदारी है, जो हम अगले 3 दिनों में ये सब पे भी चर्चाएं करेंगे। तो कुल मिला के कहने का सार ये है कि वो पत्थर की लकीर नहीं है जो आपके पास लिख के आ रहा है, और ये बात अपने मरीजों को भी आपको समझानी पड़ेगी। अदरवाइज क्या हो रहा है कि रॉन्ग डायग्नोस्ट की वजह से गलत ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं, इवन अभी मैंने रिसेंटली थोड़े दिन पहले अपनी सोशल प्रोफाइल पे डाला भी है एक वीडियो, कि पेशेंट थी 17 साल 18 साल से बीपी की दवाई चल रही थी, कुछ उनकी जो है पेन वेन किलर चल रही थी, छठे सातवें दिन सारी दवाई बंद हो गई, आयुर्वेद में आई, और 15-20 दिन बाद आयुर्वेद का भी ट्रीटमेंट वीटमेंट सब बंद है और फिट है। क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग डायग्नोस्ट थी। किसी दिन बीपी चेक करा ली, बीपी बढ़ी हुई आ गई, बस उसी दिन से बीपी की दवाई शुरू हो गई, और जैसे ही छोड़ने जाए तो बीपी बढ़ जाए, वो नेसिबो इफेक्ट कि ये बीपी की दवाई का एडिक्शन आ गया। तो ये भी हमें समझना जरूरी है कि जो हमारे पास इस तरह के केसेस आ रहे हैं वो हम तब कंफर्म मानेंगे जब वो कम से कम 3 महीने पुराने होंगे, खास करके किडनी केसेस में। दूसरा, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट होंगे डायग्नोसिस के लिए, किताब में वैसे ये सब लिखा हुआ है। आप लोग चाहें तो इसके जो डायग्नोसिस का पेज नंबर 35 के आसपास में जो है, आप डायग्नोसिस ऑफ किडनी के बहुत सारे टेस्ट उसमें लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है कौन कौन से टेस्ट आप लोगों के हिसाब से होते हैं बताइए किडनी की डायग्नोसिस के लिए? बोल भी सकते हैं। ईजीएफआर सर ने लिखा, स्पॉट यूरिन लिखा, और कौन सा टेस्ट है? अच्छा, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो मोस्ट एक्यूरेट है आज की डेट में एज पर एलोपैथी? क्रेटनाइन एक बताया डॉक्टर साहब ने, और क्या कराएंगे? यूरिया कराएंगे, क्रेटनाइन कराएंगे, ईजीएफआर कराएंगे, और क्या कराएंगे? यूरिन टेस्ट कराएंगे, रीनल एनजीओ कराएंगे, ठीक है। और कौन सा टेस्ट आप लोगों को लगता है कि किडनी फेल के पेशेंटों में होना चाहिए? डीटीपीए स्कैन, ये आज की डेट में सबसे एक्यूरेट टेस्ट है। तो अगर आपको कभी भी किडनी फेल का हर एक चीज एक्यूरेसी के साथ चेक करना है तो हम लोग डीटीपीए स्कैन रिकमेंड कर सकते हैं। डीटीपीए स्कैन हर महीने रिपीट नहीं कराना होता, कम से कम 4 महीने 6 महीने बाद कराएं। कोशिश करें कि 3 महीने से पहले तो किसी भी हालत में पेशेंट को रिकमेंड ना करें, क्योंकि उसमें एक रेडियो एक्टिव इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद वो डीटीपीए स्कैन किया जाता है। तो उससे कई बार साइड इफेक्ट उसका कुछ नहीं है, अभी तक आज तक दुनिया में ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया कि उस डीटीपीए स्कैन के जो इंजेक्शन वगैरह या मेडिसिन दी जाती है उससे कभी साइड इफेक्ट आया हो। मोस्ट एक्यूरेट है, उसमें ईजीएफआर के लेवल भी आ जाते हैं, उसमें सारा कुछ बॉडी के उसके किडनी के साइजेस वगैरह आ जाते हैं, कितने परसेंट किडनी वर्क कर रही है वो सब भी निकल के आ जाता है। तो अगर आपके शहर में ये सुविधा उपलब्ध है तो डीटीपीए स्कैन को किडनी फेल के पेशेंट्स में ज़रूर कराएं। बाकी जो अपने रूटीन टेस्ट हैं, यूरिया, क्रेटनाइन, आपका ईजीएफआर वगैरह, ये BUN करके जो नाइट्रोजन वाला ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, तो ये सब करा सकते हैं। यूरिन टेस्ट, ये रूटीन के टेस्ट करा सकते हैं। हीमोग्लोबिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। तो
डीटीपी स्कैन अगर हो सकता है तो फिर बाकी टेस्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रह नहीं जाती, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है। आपके यहाँ डीटीपी स्कैन नहीं हो पा रहा है तो आप अल्ट्रासाउंड, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और ये सब आपने यहाँ पे जरूर कराइए। तो एक तो ये टेस्ट का ध्यान रखें, डायग्नोसिस के बाकी पॉइंट्स का ध्यान रखें। जो इसके 7 पॉइंट्स मैंने अभी ग्रुप में भी डाले हुए हैं, तो पहला पॉइंट था हमारा कि गलत मेडिकेशंस। दूसरा, डायलिसिस को ये बता दिया गया है कि जी ये जीवन रक्षक चिकित्सा पद्धति है। भारत में मैंने जैसे कि बताया 6-7 हज़ार 8 हज़ार डायलिसिस सेंटर भी खुल चुके हैं। तो ये डायलिसिस जो है जीवन रक्षक नहीं है, मुनाफा रक्षक है। और मुनाफा रक्षक किसके लिए होगा? जिन्होंने ये मशीनें लगाई हुई होंगी। तो उन अपने मरीजों को ये भी समझाना है कि भैया तुम अर्जुन के जो चक्रव्यूह बनाया गया था हमारे उसके लिए, तो उस चक्रव्यूह में नहीं जाना है, अभिमन्यु की तरह नहीं फंसना है। क्योंकि एक बार फंसोगे तो डायलिसिस में, वो खुद भी बोलते हैं कि डायलिसिस जब तक जिंदा हो तब तक लेते रहनी है। ज़्यादातर लोग डायलिसिस के साइड इफ़ेक्ट्स भी जो दुनिया भर के होते हैं, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं कोई बताएगा? डायलिसिस के क्या साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को पता है डायलिसिस का? कोई साइड इफ़ेक्ट आप लोग बता सकते हैं कुछ भी, हाँ, एक तो गूगल किडनी किए बिना? सेल्स का जो आप किडनी सेल्स का जी सर। डिजेनरेशन तेजी से होने लगता है। हाँ, डिजेनरेशन होने लगता है। और हाइपोप्रोटीमिया लिखा है, हेपेटाइटिस सी लिखा है। इन्फेक्शन बढ़ता है बॉडी में, क्योंकि जो ट्रांसफ्यूज़न की मशीन्स हैं वो बहुत सारे लोगों पे यूज हो रही होती हैं, और ज़्यादातर पेशेंट सीवियर इन्फेक्शन के भी आते हैं जो डायलिसिस ले रहे होते हैं। दूसरा, उनको जो वो लगाया जाता है, जो उसमें डाला जाता है उस तार को, उससे भी जो है बहुत सारे पेशेंट इन्फेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो ऊन की तरह बन जाता है और वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। बीपी लो हो जाता है। सीवियर वीकनेस बहुत आती है जब भी पेशेंट डायलिसिस के बाद आता है, वो आपको बोलेगा जी वीकनेस बहुत है। फिर उसके अलावा जो मेजर साइड इफेक्ट हैं वो कार्डियक अरेस्ट होता है। जो लोग डायलिसिस में रेगुलर होते हैं किसी भी समय उनका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सेप्सिस होने का खतरा होता है, यानी कि ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होने के खतरे बढ़ जाते हैं। एक हाइपर कैलीमिया भी एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें पोटेशियम बेसिकली जो है डाउन हो जाता है, तो वो भी बढ़ जाता है, तो हाइपर कैलीमिया भी आ जाती है। ब्रेन में सूजन जो है वो भी एक दिक्कत है, जो किडनी की डायलिसिस जब हो रही होती हैं, तो ये सब मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स के बारे में भी जब आप किडनी पे काम करेंगे तो हम लोग किडनी केयर वैद्य के रूप में एक सर्टिफिकेट आप लोगों को देंगे। उस सर्टिफिकेट को अपने सेंटर्स पे, जो लोग आप लोग किडनी पे सीरियसली काम करें, तो वहाँ पे अवेयरनेस के लिए डायलिसिस के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं वो भी लिखिए, लोगों को बताइए, अपने वीडियोस के माध्यम से बताइए, अपने टेक्स्ट के माध्यम से बताइए, और इस पे लगातार खूब सारा पढ़ते रहिए। किताब में भी बहुत कुछ लिखा है। इसके बाद जो है किडनी के जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, किडनी यानी रीनल ट्रांसप्लांट, उसका साइड इफेक्ट क्या है कोई बताएगा? ऑर्गन ट्रांसप्लांट का साइड इफेक्ट? एक तो किडनी को बॉडी में टिके रहने के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयां दी जाती हैं। वो जी हमारे जी इम्यून सिस्टम को पूरा पूरा खत्म कर देती हैं। और जी। उससे और ये ये होता है दवाइयाँ कि क्यों देते हैं कोई बताएगा? इम्यूनो ताकि किडनी सप्रेसेंट, बनी रहे, किडनी बनी नहीं तो रहे। बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट कर देती, बिल्कुल सही सर ने बताया। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी बॉडी में कोई चीज़ अलग से डालते हैं, जैसे आँख में एक छोटा सा टुकड़ा ही चला जाए, किसी तिनके का टुकड़ा चला जाए या मिट्टी का पार्टिकल चला जाए, तो क्या होता है आँख में? एकदम से हम आँख को पकड़ते हैं, दबाते हैं, पानी के छींटे मारते हैं, और जब तक वो चीज़ बाहर ना हो जाए तब तक बॉडी इरिटेट करती रहती है, यानी आँख में इरिटेशन बनी रहती है। ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ, पर्सनल व्यक्तिगत रूप में भी ऐसा अनुभव रहा होगा। सोचिए इतना बड़ा एक किडनी का ऑर्गन किसी और के शरीर से निकाल के किसी और के में डाल देते हैं, तो उससे बॉडी कितनी इरिटेट होती होगी। तो जो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खेल है वो एक्चुअल में मैक्सिमम टाइम पे बिजनेस है। क्यों? अब किडनी में एक चीज और आप लोगों को बतानी है मरीजों को, कि भाई साहब जो आप किडनी किसी की लोगे, उसकी भी तो किडनी अब एक ही रह जाएगी, तो वो एक किडनी पे जिंदा है। और आपकी किडनियां कुछ काम कर रही हैं, कोई 30%, कोई 40%, या किसी किसी की एक किडनी पूरा काम कर रही है, तो आप
क्यों किसी और की किडनी ले रहे हो? जब वो एक किडनी पे सरवाइव कर सकता है तो आप भी तो किडनी पे एक पे सरवाइव कर सकते हो। एक्चुअल में 30% किडनी भी टोटल, मतलब 200%, 100 दो किडनियां हैं, 30% किडनी भी किसी की सही है, वो जिंदा बना रहेगा, मरेगा नहीं। तो ये भी एक मिथ फैला दिया गया है मार्केट में कि किडनी ट्रांसप्लांट से ही आप बचोगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसप्लांट का कॉस्ट बहुत हाई है, उसमें डोनर ढूंढने की नौटंकी है, प्रोसेस है, कमाई है, जो 1,000 करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़। अभी एक वीडियो है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, रिसर्च भी है उस पे। एक हॉस्पिटल का बेड बनाने में 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है। कितना खर्च आता है एक हॉस्पिटल के बेड का? 1.5 लाख रुपए। अब सोचिए 100 बेड का हॉस्पिटल है तो कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? 150 करोड़ रुपए। और यही 500 बेड का है तो 750 करोड़। और बड़ा है तो और करोड़। तो इतने करोड़ लगा के आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सेवा करेंगे? इसलिए वहां पे सेवा का काम नहीं हो रहा। जो चिकित्सा में कभी कहा जाता था कि डॉक्टर भगवान के रूप में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग गलत हैं, चोर हैं, लेकिन अब चूंकि उनके लिए सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है और टारगेट सिस्टम चलता है एलोपैथी में, आप लोग जानते होंगे ज्यादातर कि वहां पे हर डॉक्टर का एक टारगेट है, हर अस्पताल का एक टारगेट है कि जी इस महीने तो 500 करोड़ टच करना है, 100 करोड़ टच करना है, 50 करोड़ टच करना है, इस डॉक्टर का 10 करोड़। वहां ये चर्चा नहीं हो रही कि तुमने कितने मरीज सही किए, तुम्हारे कितने मरीज जिंदा हैं, तुमने बिजनेस कितना दिया, तुमने टारगेट कितना किया। और टारगेट पूरा होते ही दुबई, सिंगापुर, मलेशिया। ये मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, हम लोग भी जी सकते हैं। मैं खुद व्यक्तिगत आयुर्वेद से ऐसी लाइफ जी रहा हूँ और लोगों को मूर्ख बनाए बना, बिना पागल बनाए बिना जी रहा हूँ। तो अगर हम लोग सही तरीके से भी काम करें तो ये संभव है। और हमारे शास्त्र में हम सब दार्शनिक हैं, क्योंकि दर्शन का विषय हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, तो उसे चिकित्सा शास्त्र कम कहा जाता है, दर्शन शास्त्र ज़्यादा कहा जाता है। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज में जो ये फैल रहा है उसके सही सॉल्यूशन पे भी बात करें, और इसके जो ये नेगेटिव पहलू हैं उस तक भी पहुंचें और पहुंचाएं भी। तो ये भी एक कारण है कि जब किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट दिया जाता है तो जैसा सर ने बताया था कि इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं, स्टेरॉयड दिए जाते हैं। और स्टेरॉयड नॉर्मल डोज में नहीं दिए जाते, हैवी हैवी स्टेरॉयड दिए जाते हैं। और तब तक दिए जाते हैं जब तक बॉडी ये ना कह दे कि ठीक है भाई, हम स्टेरॉयड तुमने इतना खिला दिया, अब इस ऑर्गन को रखे रहते हैं। तो कुछ दिनों में फिर वही साथ वाला कॉन्सेप्ट है कि अब नहीं मान रहे हो तो धीरे धीरे बॉडी नेचर से एडजस्ट कर जाती है उसमें। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद का भी ज़्यादातर केसेस में मुझे आज तक ऐसा कोई अभी तक मरीज नहीं मिला है जो 10 साल किडनी का ट्रांसप्लांट कराने के बाद जिंदा हो। आज तक मेरे पास तो नहीं आया है इन 15-17 वर्षों में। आप लोगों के पास कोई आए तो बताइएगा, राष्ट्रपति सम्मान के लिए उसका नाम भेजेंगे और ऐसे अस्पतालों का भी नाम भेजेंगे जिन्होंने ऐसे लोगों की 10 साल की जिंदगी बढ़ा दी। तो जिंदगी बढ़ नहीं रही, करोड़ों रुपए ले ले रहे हैं, धंधा बनाए जा रहे हैं। तो हमारे को लोगों को ये सच बताने जरूरी है कि आप लोग जो ये डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ओर आकर्षित हो, इनके टर्मिनोलॉजीज लग। और हुआ क्या, मुझे जो लगता है कि लच्छेदार शब्द इन्होंने इजाद कर दिए। जैसे हम लोग अभी मूत्र वह स्रोतस, प्राण वह स्रोतस लोगों को समझ नहीं आएंगे, अच्छे भी नहीं लगेंगे, हम लोग प्रायः बोलते भी नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे, सुनते ही अच्छा लग रहा है, हाँ कुछ तो मिलेगा। और घरों में आजकल मरीज आता है, मतलब वो कह रहा है कि सर मैं तो जो है यूएस रिटर्न से ट्रीटमेंट ले रहा था, मैं सिंगापुर रिटर्न से ले रहा हूँ, मैं लंदन रिटर्न से ले रहा हूँ। अबे लंदन रिटर्न ने तेरी लंका लगा दी और तू आके कह रहा है लंदन रिटर्न। और उनके घरों में टेबल पे फल नहीं है, उनके टेबल पे 20-20 तरह की दवाइयां रखी हैं। बहुत लोगों को साइंस से बताते हैं कि जी मैं वहां के फलाना मेदांता में गया था जी, वहां से इलाज चल रहा है, मैक्स में गया था जी, 8 लाख रुपए लग गए। अबे तेरी लंका लगाया जा रहा है वो। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इन सब चीज़ों पे अवेयरनेस फैलानी है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम सही सॉल्यूशन भी नहीं बता पाएंगे। और ये कारण भी बताने जरूरी हैं क्योंकि आज की डेट में मार्केट में इसको ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम के रूप में घोषित किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट सिस्टम के रूप में इसको घोषित कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी जो है एक योजना शुरू कर दी है, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के नाम से। तो सोचिए कितना ग्राउंड लेवल का, हाई लेवल का इम्पैक्ट इस पे हो रहा है। एक प्रॉपर लॉबी है जो इस पे काम कर रही है। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, जैसे कि भगवान राम की, मुझे अपने आप को मैं इसी रूप में देखता हूँ और आप लोग भी इस तरह का प्रयास करिए। तो भगवान राम की जब
लंका की ओर प्रस्थान हो रहा था, तो कहा गया जी अब समुद्र तो लांग नहीं पाएंगे, हर कोई हनुमान जी तो है नहीं कि उड़ेगा और सीधा समुद्र लांग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या करें कि जी समुद्र पे बांध बांधना पड़ेगा, कि जी पुल बनाना पड़ेगा। तो अब बांध कैसे बनेगा? उन्होंने कहा जी पत्थर इकट्ठे होंगे, भगवान राम का नाम लिखेंगे, वो तैरते जाएंगे और धीरे धीरे नल नील यहाँ पे बड़े आर्किटेक्ट खड़े ही हैं, तो ये इसकी सेटिंग कर देंगे। तो वहाँ एक गिलहरी होती है, वो क्या करती है, छोटी छोटी डिलिया उठाती है, मतलब अपने शरीर के आकार से थोड़ा 2-4 गुना ज्यादा का पत्थर उठा के वो भी पानी में फेंकती है। सब हंसते हैं, भाई तुम जो ये डाल रही हो इतने बड़े बड़े नल नील अंगद और हनुमान जामवंत और ये सब पत्थर डाल रहे हैं, इनकी तुलना में क्या तुम्हारा इसका कंट्रीब्यूशन होगा और कितना समय लग जाएगा, तुम क्यों लगी हुई हो? तो कहती कोई बात नहीं, भगवान राम का काम है, मेरा प्रयास, मैं कोशिश करूंगी, जितना हो पाएगा, कम से कम अपनी तसल्ली तो होगी कि मैंने एक प्रयास किया, एक एफर्ट किया। तो हम कुछ नहीं कर सकते तो गिलहरी एफर्ट तो करें, हम गिलहरी एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे लिए इस पूरी की पूरी भीड़ में ये जिम्मेदारी बनती है। और मजेदार चीज ये है कि इस एफर्ट को जब आप करेंगे इतना आनंद आएगा, कई रोगी आते हैं। इवन अभी पिछले हफ्ते ही एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी हैं, डिफेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, मुझे पीछे पड़े हुए हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, किडनी का ही उनका एक पेशेंट सही हुआ है, उनकी फैमिली में किसी का, प्रपोजल दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप बताओ अस्पताल बना देता हूँ, आप बताओ जिस जगह पे जिस साइज का बताओ। सोचिए ये हमारी कमाई है, ये हमारी पूंजी है और ये हमारी ताकत है। तो जब आप अच्छा काम भी करते हैं तो इस तरह के लोग भी आते हैं कि आपको इस तरह के ऑफर भी देंगे। तो हमें अब अच्छे से इसको समझना है। तो अगले पॉइंट पे अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमने इसके जो है कॉन्सेप्ट को एक बार ये समझा कि इसका सीकेडी का बर्डन क्या है, इंडिया लेवल पे कितना बढ़ चुका है, ग्लोबल लेवल पे कितना बढ़ चुका है, किडनी के जो केसेस हैं वो बढ़ क्यों रहे हैं। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे कि इसमें जो दोष धातु प्रणाली है, आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट हैं, उनका क्या अहम योगदान है। अब किताब में वैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो 3 दिन भी कुछ पता नहीं चलेंगे, हमें दसियों दिन लगेंगे। तो इसको मैं बहुत ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पॉइंट पे आते हैं कि हम दोष धातु का जो मूत्र प्रणाली का कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेद के इसमें कौन से फंडामेंटल्स, कौन से सिद्धांत लगेंगे और क्यों लगेंगे। तो आप लोगों में से कितनों को लगता है, जिन्होंने मेरा कोई पहले का अगर किडनी का विषय नहीं सुना है, उनके अलावा बाकी लोग बोलिएगा कि किडनी के कौन से सिस्टम से रिलेटेड ये डिसीज माननी चाहिए हमको, ये किस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है किडनी की, कौन सा स्रोतस इसमें इन्वॉल्व होता है, कोई अगर बताना चाहे। जो बताएगा उसको च्यवनप्राश गिफ्ट मिलेगा। सुशील आर्य सर ने एक बोल दिया है, प्रेम जी ने बोल दिया है, ये लोग पहले के भी 17 अटेंड किए हैं, इनको च्यवनप्राश नहीं मिलेगा। तो मेदो व स्रोतस क्यों है, अब कारण बताइए। कि दोनों लोगों ने मेदो व स्रोतस लिखा है, कि मेदो व स्रोतस क्यों। आज से पहले आप में से ईमानदारी से बताइएगा किसी को, कितने लोगों को ये आइडिया है कि मेदो व स्रोतस इसमें इन्वॉल्व हो। मूत्र व स्रोतस जनरली लोग समझते हैं, जैसे कि एलोपैथी में क्या करते हैं, वो डायूरेटिक देते हैं। आप सबने देखा होगा कि वो लेसिक्स या लेसिलॉक्टेन इस टाइप की कुछ मेडिकेशंस जो डायूरेटिक बोली जाती हैं, वो लोग दे देते हैं। हमारे आयुर्वेद में इससे हम मूत्र व स्रोतस में कभी भी कंसीडर नहीं करते। कारण है मेदो में क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, अभी स्रोतोमूल लिखा है जागृति डॉक्टर ने, कोई और इसको और सिंपली बताएगा। मेदो व स्रोतस के मूल क्या क्या हैं, बोल सकते हैं माइक अनम्यूट करके। डॉक्टर आशीष सर कुछ वृका, वपावहना एंड कटी। ब्रेक और वपावाहन है। बेसिकली वपावाहन मोमेंटम को बोलते हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक होती है उसको बोलते हैं। और पहला पार्ट है हमारा ब्रेक, ब्रेक यानी कि किडनी। तो किडनियां जो बनी हुई हैं वो मेद से बनी हुई हैं। पहला इसमें इन्वॉल्वमेंट हमेशा क्या होगा, मेदो वह स्रोतस होगा। तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी किडनी फेल का पेशेंट आएगा तो जो सो कॉल्ड आयुर्वेद के डायूरेटिक है, वोक्चोर या फिर जो है पुनर्नवा या इस टाइप के सो कॉल्ड और बहुत सारे, ये नहीं देंगे। हम इसमें मेद व स्रोतस को ध्यान में रखें। चिकित्सा का जब हम चर्चा करेंगे तब इस पे जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये आप लोगों को बहुत क्लियर समझना है, रोग का कभी भी जब हम लोग डिस्कशन करते हैं
तो सबसे पहली कौन सी ऐसी चीज है जिसे ध्यान रखने को कहा गया है, खास करके चिकित्सा के पार्ट में? सबसे पहले हम क्या चीज ध्यान रखेंगे? चिकित्सा सूत्र मान लेते हैं किडनी फेल का बनाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे? अग्नि लिखा है सुशील सर ने, क्या अग्नि का ध्यान रखेंगे? अगर किडनी का पेशेंट आ रहा है और वो कह रहा है जी भूख तो बढ़िया लग रही है, 2 3 4 रोटी 5 रोटी तो एक बार में खा जाता हूँ, तो अब इसमें भी अग्नि का ध्यान रखेंगे? उसमें क्या रखेंगे, कोई बताए? तो किडनी के पेशेंट्स में जब कभी भी हमें ध्यान रखना होगा तो सबसे पहला काम हमें ध्यान रखना है आम का। पहला काम कौन सी चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग? सब लोग म्यूट अनम्यूट कर लें, थोड़ा हम लोग आपस में चर्चा करें। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि एक ही 2 लोग दिख रहे हैं लाइव में। थोड़ा संवाद प्रॉपर करेंगे तो मजा भी आएगा। तो पहला हमें क्या ध्यान रखना है? आम का ध्यान रखना है। का ध्यान रखना। हाँ बताइए। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है? अग्नि का नहीं रखना है, हमें हमेशा धात्वाग्नि का ध्यान रखना है। जठराग्नि का ध्यान ना रख के हमें धात्वाग्नि का ध्यान रखना है। आप कौन सी धातु का ध्यान रखेंगे इसमें? जैसे स्रोतस कौन सा ध्यान रखा था हमने? तो धातु वेदो कौन सी इन्वॉल्व होगी? तो रक्त धातु भी इन्वॉल्व होगी, रस धातु भी इन्वॉल्व होगी, और पहली सब जो मेन धातु इन्वॉल्व होगी वो मेद धातु इन्वॉल्व होगी। तो हमें इन सारी, अब कैसे देखिए, अब एलोपैथी के कॉन्सेप्ट से ही इसको प्रूव कर देते हैं। जब हम कोई चीज खाते हैं तो शास्त्र आयुर्वेद कह रहा है कि जी आहार रस बनेगा और मल भाग बनेगा। 2 भाग में डिवाइड होता है, कोई भी हम फूड लेते हैं तो पहला पार्ट डिवाइड होता है आहार रस, दूसरा भाग डिवाइड होता है मल भाग में। अब मल भाग आगे बढ़ गया, आहार रस चला जाता है 2 जगहों पे, ज्यादातर किडनी की ओर जाता है, एलोपैथी इस तरह को कंसिडर करती है, और लिवर की ओर जाता है। किडनी में जाने के बाद वो 2 पार्ट में फिर डिवाइड होता है। एक जो है वहां पे यूरिन में कन्वर्ट होता है, यानी कि फिर से मल भाग में। Recording in तो मेद progress. पे हमें मेद, और जिन लोगों के ये विषय छूट गए हैं ना उनको वापस संहिताएं थोड़ी सी उठानी है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र को पढ़ना है। एक न्याय के बारे में बताया गया था, कौन कौन से न्याय बताए गए थे? जो अभी लेटेस्ट पास आउट हैं वो ना बताएं, जो थोड़े पुराने धुरंधर हैं उनकी ओर से मैं अपेक्षा करना चाहूंगा कि वो आंसर करें। कौन कौन से न्याय आयुर्वेद में हमने पढ़े हैं? केदारी कुल्या हले न्याय, कपोत न्याय है, केदारी कुल्या न्याय है, हले का पोत न्याय पढ़ा है, केदारी कुल्या न्याय पढ़ा है, क्षीर न्याय पढ़ा है। तो अब ये न्याय तीन दर्जन ज्यादातर न्याय। क्या कहते हैं कि जी एक धातु का पोषण अवरुद्ध होता है तो उत्तरोत्तर आगे की धातुओं का भी पोषण अवरुद्ध होता है। तो अवरुद्ध अब होगा। यहाँ पे पहला काम हम जब करेंगे, चिकित्सा हम चर्चा करेंगे तब और डिटेल में बताएंगे, अभी जस्ट ब्रीफ बता रहा हूँ। तो आम का हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमें धातु अग्नि को बढ़ाने पे ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसके जो है स्रोतस से रिलेटेड चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे और काम करेंगे। और तीसरा फिर हम इससे रिलेटेड जो और पॉइंट्स बनाए हैं, खास करके एक डीएनए कायाकल्प प्रोटोकॉल है, उसका एक मैं ब्रीफ अभी बताना चाहूँगा। आप लोग किताब के पेजेस को आराम से जाके इस पर डिटेल में पढ़ सकते हैं, और बहुत विस्तार से इसमें हमने जो है सारी चीज़ों को लिखा भी है। कोई पॉइंट ना छूट रहा हो, उम्र में रिव्यू कर लेता हूँ अपने में। हाँ, ये सब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सेपरेट सेंट हो गया। तो डीएनए कायाकल्प प्रोटोकॉल किसी को कुछ आइडिया है? इन्होंने अभी कुछ किताब की झलकियां देखी होंगी, अपनी कुछ समझ से समझा होगा। क्या समझ आया डीएनए कायाकल्प प्रोटोकॉल से? और डीएनए कायाकल्प प्रोटोकॉल नाम रखने का सूझा भी इन एलोपैथी के धुरंधरों से ही, क्योंकि वो हर चीज़ को प्रोटोकॉल तरीके, कुछ सिस्टमाइज अप्रोच, एक एसओपी, और फिर वो बोलते हैं जी रिसर्च ड्रिवन है जी,
एविडेंस बेस्ड है जी, तो हमने भी कहा कि फिर हम आयुर्वेद वाले हैं तो, और फिर हम तो दार्शनिक विषय के विद्यार्थी रहे हैं दर्शन के, तो हमसे ज़्यादा तो फिर प्रोटोकॉल कौन बनाएगा दुनिया में। तो इसलिए एक डीएनए कायाकल्प प्रोटोकॉल का नाम सोचा, और इसका जो फुल फॉर्म है वो डी से डिटॉक्स है, एन से न्यूट्रिशन है, और ए से एक्टिवेशन है। एक्टिवेशन। डी से डिटॉक्स मतलब कि बॉडी का डिटॉक्स से अपने आप समझ में आ रहा है, क्योंकि अब ये टर्मिनोलॉजीज क्यों चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को ना हल्की फुल्की चीज़ें समझ नहीं आती। आप जैसी कहोगे जी क्षीर दधि न्याय, केदारी कुल्या न्याय, आप कहोगे कि जी रस धातु आपका मेदो दुष्टि है, आपका जी आम पाचन करें, कहेगा ये पता नहीं क्या बाबा जी की तरह बातें कर रहे हैं ये डॉक्टर साहब। तो हमें बोलना पड़ेगा जी हम देखो आपकी डीएनए कायाकल्प प्रोटोकॉल से ट्रीटमेंट करेंगे, डी से डिटॉक्स करेंगे, एन से न्यूट्रिशन देंगे, ए से एक्टिवेशन करेंगे। तो इसी को फिर जो है हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे अगले जो हम लोग कल खास करके डीएनए कायाकल्प प्रोटोकॉल पे और बहुत विस्तार से इस पर बात संवाद करेंगे। अभी तक के जो भी चर्चा हुई है, आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। कोई भी आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न आ रहा हो दिमाग में तो प्लीज़ पूछिए, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रश्न नहीं हेलो आ रहा? सर। जी 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 डॉक्टर साहब। जी जी, मैं डॉक्टर रोशनी शर्मा बोल रही हूँ। जी सर बोलिए। एक्चुअली आपसे पहले भी बात हुई थी, मेरे पापा का ही वही ट्रीटमेंट चल रहा है ना। जी तो आपने बताया था, तो सर हम लोगों ने चित्रकूट से ही ट्रीटमेंट लिया था उस टाइम। बट ओके सर अभी एक दिक्कत आ रही है वहां से आने के बाद भी, कि इनका क्रिएटिनिन लेवल जो है पहले 6 पे चल रहा था, 6.75 समथिंग, और ठीक वहां है, से आने के बाद 4.95, और वहाँ 4.4 स्टेबल हो गया। इतना ही सर 2-3 महीने में चल रहा है वहां से आने के बाद। तो सर क्रिएटिनिन लेवल उससे ना हाई जा रहा है ना कम जा रहा है। ठीक, और तो सिम्टम्स क्या हैं, कुछ हैं सिम्टम? सर सिम्टम्स पहले थे जाने से पहले, बट वैसे अभी तो नहीं है। बट हाँ, उनका हीमोग्लोबिन हम्म, कम होता जा रहा है। ठीक है। तो अभी कुछ जी। स्टीम स्टीम थेरेपी हुई है, टब थेरेपी हुई है, क्या हुआ है उनका? नहीं सर, वो अभी नहीं हुआ है, उसको अभी और करना है। मेडिकेशंस में कुछ ऐसा चल रहा होगा जो उनकी रक्त धातु को सप्रेस कर रहा होगा, डिस्टर्ब कर रहा, क्या चल रहा है दवाइयों में? सर डाइट पे ही है, मेन क्या है, खाना वो अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जी। डिटेल ग्रुप में आप शेयर करिएगा, आज मैं ग्रुप को अनलॉक कर दूंगा जिससे जी कि सर। को भी समझ में आएगा आगे। ठीक है, और ठीक फिर है उस पे सर। जो है मैं डिटेल में फिर एक विस्तार से उस पे कल चूंकि हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उस पे हम जी इसका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। जनरली जब हीमोग्लोबिन डाउन होता है तो दो तीन फैक्टर होते हैं, जैसे यहाँ पे उनका स्टीम थेरेपी या टब थेरेपी नहीं चल रही। अब आयुर्वेद में एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी किडनी फेल का पेशेंट आएगा उसको हमें किसी भी कंडीशन में हमें स्टीम थेरेपी नहीं देनी। क्यों नहीं देनी है, कोई बताएगा इसका कारण? हमें स्वेदन नहीं कराना है किडनी फेल में। क्यों नहीं कराना है, किसी के पास कुछ इसकी रिप्लाई हो, कारण हो? अच्छा, प्रमेय में भी स्वेदन निषेध बताया गया है, कोई बताएगा क्यों बताया गया है प्रमेय में निषेध? शायद कुछ याद आ जाए। प्रमेय सबने पढ़ा होगा ना, आस्य सुखम स्वप्न सुखम, कुछ याद आ रहा हो, वहां पे भी लिखा है कि स्वेदन नहीं कराना है। क्यों यस नहीं, सर। क्यों नहीं कराना है? नहीं पता सर। नहीं पता, ठीक है। किसको पता है? मेदो दुष्टि के कारण। सर करीब करीब काफी बिल्कुल पास में है। थोड़ा सा और सरल रूप में कोई बताना चाहेगा? देखिए क्या होता है कि जब कभी भी मेदो दुष्टि होती है तो वहाँ पे हमेशा उदक वह स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। उदक वह यानी कि जल। शरीर 70% किससे बना है? जल से बना है। और जल में जैसे ही इस तरह के उदक वह स्रोतस के पेशेंट्स में और जहाँ पे इस तरह की मेदो दुष्टि होती है वहाँ पे हम स्वेदन कराने जाते हैं, आप हमेशा उठा के देखना पेशेंट की वीकनेस मिलेगी। दूसरा, हीमोग्लोबिन भी बहुत तेजी से डाउन होता है, एक कारण। दूसरा, कई बार कारण होता है जो बहुत सारे क्वाथ चलते हैं। क्वाथ किडनी के पेशेंट में, सब लोग बहुत गंभीरता से इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा कि किडनी के पेशेंट में कभी भी क्वाथ को पका के नहीं देंगे। चाहे किसी भी तरह का कोई भी क्वाथ हो, इवन चाहे वो पुनर्नवा का क्वाथ हो, चाहे वो वरुण का क्वाथ हो, क्या होता है क्वाथ से थोड़ी सी वो कल्पना जो है, हम सब ने पंचविध कसाय कल्पनाएं पढ़ी हुई हैं, तो जब भी हम किसी औषधि योग को पकाते हैं तो वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है, यानी कि उसकी पोटेंसी जो है
हार्ड हो जाती है। तो ये हम जब चिकित्सा का पार्ट पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताऊंगा। तो हमें कभी भी क्वाथ बहुत अच्छे से उबाल के नहीं देने। अब क्वाथ कैसे देना है, चूंकि क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर भी आते वहाँ दे दूंगा, तो जिससे कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो क्वाथ को उबाल के क्यों नहीं देते बताइए। एक कारण जो मैंने बताया कि वो उग्र हो जाते हैं, थोड़ी सी उनकी पोटेंसी बढ़ जाती है। तो देना कैसे है, अब वो क्वाथ तो देना होगा, क्योंकि मान लो मेदो व धातु दुष्टि है, या फिर जो है उनको कुछ हमारे को शरीर से शोधन कराना है, या उनकी सोथ को कम करना है, तो कैसे देंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे हीमोग्लोबिन डाउन होते हैं और वीकनेस बहुत बढ़ती है किडनी फेल में। आप उठा के देखना कि किडनी फेल के पेशेंट को आप काढ़ा उबाल के अच्छे से पका के देना, पेशेंट दूसरे ही तीसरे दिन आके बोलेगा सर वीकनेस बहुत बढ़ गई है, सर जो है हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, उसकी रिपोर्ट में दिखेगा। तो काढ़ा देंगे कैसे, कोई बताएगा। पांट कल्पना। अर्क कल्पना से, फांट कल्पना से। एक तो अर्क के रूप में दे सकते हैं किसी औषधि को, जैसा बाकी दूसरा जैसे डॉक्टर आशीष जी ने बताया कि फांट के तरीके से। फांट कल्पना क्या है, जैसे अंग्रेज लोग चाय पीते हैं, है ना। तो फांट में हमें करना क्या है, सिंपली कि पानी उबालना है, और पानी को कोशिश हम लोग करेंगे किडनी पेशेंट को एक रूल, थंब रूल बना देंगे। चिकित्सा में ऑलरेडी इस पर डिस्कशन करेंगे कि जब हम किडनी के पेशेंट को, ठीक। लोगों के माइक अनम्यूट है, एक मिनट, रुक जा भाई। ठीक है। तो किडनी के पेशेंट को हम लोग जब भी कभी एडवाइस करें तो एक थंब रूल और जरूर सजेस्ट करेंगे कि आप पानी को उबला हुआ पिए। शास्त्र में कहा गया है जी उबला हुआ जल औषधि है, लेकिन वो कब औषधि है ये भी ध्यान रखना। एक है कि पानी उठाया और सीधा गैस पे रखा और फुल आंच पे पका दिया, तो ये पानी औषधि नहीं बनेगा। पानी औषधि कैसे बनेगा, जब हम उसको 1/3 2/3 कम से कम करेंगे, तब वो पानी औषधि के रूप में होगा, और उसे हम हमेशा मध्यम अग्नि पे या मंद अग्नि पे पकाएंगे। तो धीमी आंच पे या मध्यम आंच पे उस पे इस पानी को 1 गिलास 2 गिलास पानी को उबाल के आधा करवाएंगे या 1/3 करवाएंगे। तब उसके बाद उसको छान के रख लें, मतलब ताजा जाए। फ्रिज में भी एक आध बार, कई बार होता है प्यास नहीं बुझती, तो थोड़ा सा मिक्स करके भी उस पानी को पिलाया जा सकता है। वो पानी औषधि की तरह काम करता है। तो अब क्वाथ जब हम देंगे किसी भी पेशेंट को, तो पानी उबालेंगे खूब अच्छे से। उबले हुए पानी में 1/3 या हाफ चम्मच जो है उस काढ़े की डालेंगे, और पानी उबाल के गैस पे नहीं रखेंगे, उतार लेंगे गैस से। उस उबले हुए पानी थोड़ा सा वो क्वाथ डालेंगे और के रख देंगे 1 मिनट के लिए। फिर जब वो नॉर्मल अपना थोड़ा गुनगुना सा हो जाएगा, सुखोष्ण हो जाएगा, उस पानी को छान के चाय की तरह पिलाएंगे। वो भी एकदम झटके से नहीं पिलाएंगे, सिप की तरह, जैसे चाय पी जाती है। थोड़ा पानी भले ही नॉर्मल हो जाए, लेकिन उसको सिप सिप में देना है। तो आप जब ऐसे देंगे तो आप देखिएगा पेशेंट को कभी वीकनेस नहीं मिलेगी, उसका हीमोग्लोबिन डाउन नहीं होगा। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि किडनी फेल में पेशेंट्स के हीमोग्लोबिन डाउन होते। तीसरा होता है कि स्वेदन की एक नई विधि आयुर्वेद में, जो हम लोग भी बहुत कराते हैं और उसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। तो जब 2 किडनियां काम करना बंद कर दें या उनमें दिक्कत आ जाए, तो शरीर की तीसरी किडनी एक्टिव हो जाती है। कौन सी है तीसरी किडनी, इस स्किन। तो हमें हमेशा पेशेंट के तीसरी किडनी पे काम करना है, स्किन पे। अब स्किन से हम स्वेदन करा नहीं सकते, तो हम कैसे उसकी जो है टॉक्सिसिटी को बाहर निकालेंगे स्किन से। तो उसका एक अवगाह स्वेद करके कॉन्सेप्ट बना, जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ग्रेविटी थेरेपी दिया नाम उसका, ग्रेविटी ट्रीटमेंट। अब किसी को सीधा बोलो अवगाह स्वेद कहेगा है क्या है, लेकिन जैसे उसे बोलते हैं जी आपका तो अब ग्रेविटी ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब ग्रेविटी ट्रीटमेंट नाम क्यों दिया, कि हम इसमें जो है एक टब में आपको बैठाएंगे। अब पानी में आप लोग जब भी कभी गए होंगे तो क्या होता है, पानी कभी भी जाते ही नीचे नहीं खींचता, पहली बार में आपको ऊपर फेंकता है। वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में आपको ऊपर ले जाता है। तो एक उसके 3 कारण है। पहला कारण है कि एक तो बात का स्थान कौन सा माना गया है शरीर का, बात का कौन सा स्थान है शरीर का, पक्वाशय। उपवास है, यानी कि कटी प्रदेश। कटी प्रदेश को पक्वाशय शक्ति स्रोतास्थि प्रसन्न इंद्रियम। हमारा जो लोअर बॉडी का लिम्ब है उसको बात का मेन स्थान माना गया है, ठीक है। तो अब बात का मेन स्थान को जैसे ही हम
डुबोते हैं अवगाह में। इसको कैसे करना है इसकी डिटेल हम लोग आपको चर्चा करेंगे। तो इसको बेसिकली ग्रेविटी ट्रीटमेंट जब हम देते हैं तो पहला इफेक्ट आता है कि वात का प्रदेश रिलैक्स होने लगता है। तो आयुर्वेद में एक श्लोक आप सबने सुना होगा, पित्त पंगु कफ पंगु पंगवे मल धातुवा। किसी को याद है, ये सुना हुआ है? यस सर। वायुना यत्र गच्छन्ति, यत्र ना। तो ये वाला जो श्लोक है तत्र basically, गच्छन्ति मेघोता। तो ये क्या है कि शास्त्र खुद कह रहा है कि जी पित्त पंगु है, कफ पंगु है, वात जो है मेन है। तो वात का स्थान जो है डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको एक तो नॉर्मल में करने में हेल्प मिलती है अवगाह वेद में। तो आपके वात से रिलेटेड कैसा भी मरीज आ जाए तो आपको क्या करना है, कटी प्रदेश पे बोलना है, थोड़ा सा अवगाह स्वेद में आपको हम बैठाएंगे या ग्रेविटी ट्रीटमेंट में बैठाएंगे। लेकिन उसको करने का तरीका क्या होगा, स्टैंडर्ड तरीका, वो हम वैसे तो चिकित्सा वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे ही। तो हमेशा अभ्यंग करा के बैठाइएगा। वो क्यों बैठाना है वो हम लोग कल करेंगे। और अभ्यंग भी बहुत तगड़ा वाला अभ्यंग नहीं, नॉर्मल हल्का सा सरसों का, नारियल का, तिल का कोई सा तेल लगा के बेसन को उस अवगाह में बैठाएंगे तो रुक्षता नहीं आती है, तो वायु जो है और नहीं बढ़ती। और दूसरा क्या है कि ग्रेविटी वाला पार्ट आ जाता है कि जब हम पानी में फंस जाते हैं तो पानी हमें पहले ऊपर की ओर फेंकता है। तो जब हम टब में बैठाते हैं पेशेंट को तो ग्रेविटी का फोर्स जो है अगेंस्ट में बॉडी के काम करता है, जिससे क्या होता है, किडनी की जो फ्लो की सर्कुलेशन की, ब्लड सर्कुलेशन की जो कैपेसिटी है वो अपने आप बढ़ जाती है। तो उसमें ब्लड का जो मूवमेंट है वो अपने आप तेज हो जाता है, फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी अपने आप इम्प्रूव होती है। दूसरा फैक्टर ये काम करता है। और तीसरा फैक्टर उसमें जो है, किडनी में कभी भी जब हम अवगाह स्वेद करते हैं तो उसका स्वेदन होता है मृदु रूप में, मतलब कि पसीना आता है, लेकिन एकदम से जैसे हम नॉर्मल स्वेदन में कराने जाते हैं तो वैसे नहीं आता, उसमें धीरे धीरे पसीना आता है, स्रोतस जो है ओपन होते हैं। तो तीनों तरीके बॉडी में किडनी पेशेंट को बहुत इफेक्टिव होते हैं। अब ये कैसे करना है, कितनी ड्यूरेशन में करना है, किस लेवल तक पानी जो है रखना चाहिए, ये हम लोग जब कल चिकित्सा पे डिस्कशन करेंगे तब हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे। तो ये एक पार्ट और है। तो इसमें भी क्या होता है कि आजकल चूंकि ये बहुत कॉमन हो रहा है, अपन ने जब ये आचार्य जी के यहाँ कराया तो वो कई सारे वीडियो बना के इस तरह से डाले तो लोगों को लगता है कि जी अवगाह स्वेद करा दो। तो उसमें भी हीमोग्लोबिन डाउन होते हैं बहुत सारे पेशेंट के जब लंबे समय तक। तो 3 कॉमन ऐसे फैक्टर प्रैक्टिकली जब हम काम करेंगे तो रोज मिलेंगे कि आप लंबे समय तक अवगाह कराओगे पेशेंट को, लंबे समय तक जो है आप कोई इस तरह की काढ़ा वगैरह पिलाओगे, तो ऐसे जो है हीमोग्लोबिन के दिक्कतें मिलेंगी, वीकनेस मिलेगी। तो हमें ये भी पार्ट चेक रखना है कि कहीं हम ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे पेशेंट के साथ। तो ये भी एक पकड़ में आता है। किसी का और कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ पूछें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं और आज का कुछ और डिस्कशन भी करते हैं। कोई और प्रश्न हो किसी का किडनी से रिलेटेड? किडनी में एक कोरिलेशन मिलता है, फिर मैं आगे बढ़ सर रहा कई हूँ। केस ऐसे आते हैं, जैसे अगर किसी केस में जैसे भी पेशेंट आ रहे हैं 70-80% पेशेंट जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज हैं वो कन्वर्ट होते हैं रीनल फेलियर। और बाकी हमने जो फैक्टर आज डिस्कस किए तो वो तो हमें एक फैक्टर ये ध्यान रखना है। बाकी जो डॉक्टर साहब का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आंसर एक ये भी है कि जब हमारे पास पेशेंट किडनी का आएगा तो उसमें लिवर का इन्वॉल्वमेंट भी अपने आप मिलेगा। क्यों क्यों मिलता है लिवर का इन्वॉल्वमेंट, जिसका अभी हम लोग एक जिक्र कर रहे थे। जब रस धातु बनी फिर रक्त धातु बनी, और रक्त धातु कहाँ से बन रही है, किडनी का भी एक पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। तो और रक्त धातु का मेन स्थान कौन सा है, रंजक पित्त कहाँ का स्थान है, किसी को याद हो कुछ? रंजक पित्त का मेन सीट कौन है, रंजक पित्त का मेन कर्म क्या है? रस को रक्त में रंजना।
हाँ, और रस को रंग देना, रंजन करना उसका। हाँ, तो रंजक पित्त जो है वो बेसिकली लिवर से रिलेटेड होती है, और लिवर की मेन सीट जो है, रंजक पित्त की मेन सीट लिवर को माना गया है। तो हमारा जब ब्लड का पूरा फॉर्मुलेशन जो उसका आगे का जो डेवलपमेंट है वो किडनी के फिल्ट्रेशन से आगे की ओर जब जाते हैं तो होता है। तो ऐसे ही वहाँ पे रंजक पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। तो जब किडनी का पेशेंट आएगा तो पहला हमें दिमाग में क्या आएगा, मेदो वह स्रोतस, दूसरा दिमाग में आएगा आम पाचन, तीसरा आएगा धात्वाग्नि। अब जठराग्नि क्यों नहीं, जठराग्नि ज्यादातर पेशेंट की इस डिसीज में ठीक मिलेगी। पेशेंट को भूख ठीक ठाक लग रही होगी दो चार, क्योंकि वो आजकल क्लासिकल किडनी फेलियर के पेशेंट कम मिलते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड किडनी फेलियर के मिलते हैं। तो ऐसे में हमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि हम कहीं जठराग्नि दीपन में ना लग जाएं। हमें हमेशा दात्वाग्नि दीपन चिकित्सा में जब हम बात करेंगे कैसे इसकी जठराग्नि और दात्वाग्नि का ध्यान रखना है, कौन सी ड्रग से करना है या किस तरीके से करना है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हमारे को दिमाग में हमेशा लिवर वाला पार्ट आएगा। तो इसीलिए आप जब देखते हैं कि पेशेंट किडनी वाले आएंगे तो जो सर ने अभी पूछा था क्वेश्चन कि जी असाइटिस है या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये मिलती है। क्यों? क्योंकि वो सीधा का सीधा लिवर का इन्वॉल्वमेंट, रंजक पित्त का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ब्लड का सही से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा होता। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी। तो हम जनरली ये 4-5 पॉइंट अगर सही से समझ लें कि एक मेदोवह स्रोतस, तो वहाँ पे हमें मूत्र योग नहीं देने। ये गोखरू टाइप के, श्वेत परपटी टाइप के योग जनरली किडनी फेलियर के इनिशियल पेशेंट्स में नहीं देने होते। वो बाद के अस्त्र शस्त्र हैं, जो एक तरह से आप समझ लो कि बड़े वाले अस्त्र हैं, जरूरत लगेगी बहुत पेशेंट को। और क्या होता है कि आप देखेंगे ब्रह्मास्त्र। मुहुर मुहुर मूत्र प्रवृत्ति किडनी पेशेंट में मिलती है, और जब हमें मूत्रल योग देने होते हैं तो ज्यादातर मूत्राघात की अवस्था में मूत्रल योगों को बताया गया है। तो हमें वहां पे क्या देना होता है, या तो सौम्य मूत्रल देंगे, या फिर जो है हम धातु से रिलेटेड जो हमारा उसमें मेद धातु का पाचन करना है, या फिर जो है हमें रंजक पित्त पे काम करना है, तो हमारा फोकस वहाँ रहना चाहिए। हमें लिवर का दिमाग में रखना चाहिए, हमें वहाँ पे मेदोवह स्रोतस का दिमाग में रखना चाहिए, और धात्वाग्नि की हमें मेन जो है इम्प्रूवमेंट पे फोकस रखना चाहिए। अब जठराग्नि और धात्वाग्नि का प्रश्न कल आप लोग आंसर लेके आना कि कैसे हम जठराग्नि को दीपन करेंगे और कैसे हम धात्वाग्नि को सही करेंगे। तो ये जो बताएंगे उनको च्यवनप्राश का डब्बा निःशुल्क भेजा जाएगा, और अच्छी क्वालिटी वाला च्यवनप्राश भेजेंगे आप लोगों के लिए। तो इसको थोड़ा सा सही से आंसर करिएगा। अगर आंसर आ रहा हो ग्रुप में भी आप लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोगों को इस तरह से सोचना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा पेशेंट आता है, जब हम उनको जठराग्नि दीपन सीधा कर देते हैं तो कहता है बाकी तो पता नहीं डॉक्टर साहब, वजन बढ़ गया 2 किलो, भूख बढ़ गई मेरी। क्योंकि वो पहले से ही भूख सही थी उनकी। जठराग्नि और धात्वाग्नि में हमें ये थोड़ा सा बेसिक अंतर समझना जरूरी होगा। और ज़्यादातर पेशेंटों में कई बार हमें धात्वाग्नि को सही करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, जहाँ गृहिणी रोग हैं, जहाँ अजीर्ण का रोग है, जहाँ अन्य वह स्रोतस से रिलेटेड रोग है, वहाँ पे धात्वाग्नि दीपन पहला पार्ट है। लेकिन ज़्यादातर जगह पे जो एक्चुअल में क्या हुआ, मुझे जो लगता है कि साउथ के बहुत सारे लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझाना शुरू किया, और वहाँ पे वो त्रिकटु का प्रयोग बहुत कॉमन है, और हम उस त्रिकटु को उठा के लेके आ गए नॉर्थ में। तो नॉर्थ में क्या है कि उष्ण प्रधान देश है हमारे, ज़्यादातर समय उष्णता रहती है, पित्त प्रधान आहार विहार है, पित्त की प्रकृतियां हैं। ज़्यादातर लोग जरा सा ऐसे टच करोगे, ओए, वो उठाएंगे एकदम डंडा और मारने को आतुर हो जाएंगे। तो पित्त प्रधान लोग हैं। खाने में भी सब तल तल के खा रहे हैं जी, पूड़ियाँ खा रहे हैं जी, पकौड़े खा रहे हैं। इवन जो सब्जी भी बनती है तो एकदम फुल तड़का डाल के, एकदम बढ़िया सा तेल वेल डाल के हम लोग जो है पकाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं एक्चुअल में, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो यहाँ का माहौल है, यहाँ के लोगों की जो प्रकृतियाँ हैं, या जो यहाँ का विकारज प्रकृतियाँ हैं, वो सब जो है पित्त से रिलेटेड है। अब ऐसे में जब हम त्रिकटु पे घुसते हैं तो देखना आप लोग, इवन आप लोगों के जो लोग इस तरह से कॉन्सेप्ट पे काम करने की कोशिश करते हैं, तो पेशेंट आके बोलता है जी डॉक्टर साहब बड़ी दिक्कत हो गई, या पेशेंट अपने आप ही भाग जाता है, वो बात भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका जो है पित्त और ज़्यादा स्टिमुलेट हो जा रहा होता है, उसको और ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है, उसको सीने में जलन बढ़ जा रही होती है, उसको गुदा मार्ग में जलन बढ़ जा रही होती है उसको।
तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें सीधा उठा के कहीं किसी देश का, किसी प्रदेश का कॉमन चलने वाला ट्रीटमेंट अपने उत्तर भारत में नहीं है। क्योंकि अब जैसे मैं खुद भी साउथ से पढ़ा हूँ, अब वहाँ पे तो वही चलता है त्रिकटू जी, क्योंकि वहाँ के मौसम को वो सूट करता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं चलेगा। तो इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, ट्रीटमेंट में हमें क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो आज का पूरा पर्पज़ ये इस कॉन्सेप्ट को समझना है और इसको सही से, इस फिलॉसफी को, इस फ्रेमवर्क को सही से जानना है। डीएनए कायाकल्प प्रोटोकॉल में एक एलडीपी प्रोटोकॉल भी है, किसने पढ़ी, किसी ने उसको गौर किया? एलडीपी प्रोटोकॉल आप में से किसी ने पढ़ी क्या? मैं उसका शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एलडीपी। किसी ने पढ़ा एलडीपी? नहीं पढ़ा। तो थोड़ा सा किताब को उठाएंगे, एलडीपी को अब मैं थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ करूंगा, बहुत डिटेल में नहीं करूंगा। उसके आगे का एक और क्वेश्चन फिर पूछूंगा। एलडीपी प्रोटोकॉल है बेसिकली लाइफ ऑफ डिसिप्लिन्ड पीपल। अब लाइफ ऑफ डिसिप्लिन्ड पीपल कौन होते हैं, कौन लोग हैं जो डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं? कोई बताना चाहेगा आप में से? थोड़ा सा संवाद करिए, मजा आएगा मुझे भी, नहीं तो रूखा रूखा सूना सूना लग रहा है। लाइफ ऑफ डिसिप्लिन पीपल, जो डिफेंस लोग दिनचर्या और ऋतुचर्या का ठीक से पालन करके चलते हैं। डिफेंस के लोग, जैसे अभी सुशील आर्य सर ने आंसर किया कि डिफेंस के लोग डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, आर्मी के लोग, फौजी होते हैं ना, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। और कौन कौन लोग हैं ऐसे समाज में, ऐसे कौन से लोग दिखते हैं जो डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं? विराट कोहली टाइप के लोग, एथलीट जो फिजिकली एक्टिव होते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भाला फेंकता है वो नीरज चोपड़ा, इस टाइप के लोग डिसिप्लिन लाइफ। टीचर बहुत सारे गड़बड़ लोग हैं आजकल, बड़े बीमार आते हैं। टीचर ज़्यादातर डिसिप्लिन, हाँ उनका समय बहुत डिसिप्लिन होता है, और पुराने ज़माने के टीचर तो बड़े डिसिप्लिन रहे हैं, लेकिन आजकल के दौर के टीचर तो बहुत सारी बीमारियां लेके आ रहे हैं। संत लोग जैसा कि डॉक्टर दिव्यांक ने डाला, तो जो डिसिप्लिन लाइफ है, अब डिसिप्लिन लाइफ जी के उनको क्या फायदा हो रहा है? उनका ऑरा बड़ा हो रहा है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उनका जीवन का लेवल अच्छा है, यही है ना। तो हमें लोगों को ये सिखाना है कि भाई अब तो तू बीमार हो गया, अब तो डिसिप्लिन लाइफ जी ले, तो हम आपको एलडीपी प्रोटोकॉल भी सिखाएंगे। अब एलडीपी प्रोटोकॉल में मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं। एएनवी पिलर किसी ने पढ़ा? अब डी, जब आपने एलडीपी नहीं पढ़ा तो एएनवी भी नहीं पढ़ा होगा। एएनवी पिलर्स क्या हैं, कौन बताएगा? एएनवी पिलर कोई बता सकता है? जैसे एलडीपी प्रोटोकॉल समझ आया ना, जैसे एक डीएनए प्रोटोकॉल हो गया कि जी डी से डिटॉक्स, एन से न्यूट्रिशन और ए से एक्टिवेशन, ऐसे ही एलडीपी प्रोटोकॉल, यानी कि जी आपको लाइफ ऑफ डिसिप्लिन पीपल की तरह हम सिखाएंगे। जी ये आया सर का आंसर। तो एएनवी पिलर बेसिकली हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अभी आप बोलोगे जी आपके जो है हम त्रिउपस्तंभ सही करेंगे, पेशेंट कहेगा भक्त क्या बातें कर रहा है, क्योंकि इसको हमें मतलब गलत वे में नहीं लेना है, लेकिन आजकल का ये परिवेश है कि जब आप ऐसे बोलोगे जी त्रिउपस्तंभ सही करो अपने, तो नहीं सुनेगा। लेकिन जैसे आप बोलोगे आपको एएनवी पिलर पे काम कराएंगे, अच्छा जी एएनवी पिलर आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, अब बताओगे ना तो सुनेगा। तो यही सब सिखाएंगे, जो वो पुराने कॉन्सेप्ट हैं जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, उन्हीं को अच्छे तरीके से नए कलर, नए फ्लेवर, नए तरीके से प्रस्तुत करना है। घूम फिर के आप देखोगे कि वही सामान्य सी चीज़ें हैं। और किडनी के मरीजों में जब हम इनको अप्लाई करते हैं, इतने औसम, इतने मैजिकल रिजल्ट मिलते हैं। आपको विद प्रूफ कई सारे सक्सेस स्टोरीज भेजेंगे, बहुत सारे वीडियोस भी हैं। एक मैंने ग्रुप में 3 लिंक शेयर की हैं कुछ वीडियोस की, वो इसलिए की हैं कि आप लोग उन वीडियोस को सुने और आप लोग भी अब तैयारी करो कि किडनी पे इस तरह का कंटेंट आपको बनाना है। और हम लोग भी बहुत सारा ऐसा काम करते हैं अपने वैद्यों के लिए कि उनको जो भी सपोर्ट सिस्टम इस तरह का चाहिए होता है, तो अपना स्टूडियो है, आप आओ फ्री में। और ये कोई पैसा वैसा नहीं लेते, कोई स्पेशल इसमें कोई पार्टनरशिप नहीं करनी होती, कोई आपको फी पे नहीं करनी होती। हमारा स्टूडियो नोएडा में है, तो जो लोग भी नोएडा में आना चाहें स्वागत है। और आपके लिए इस तरह का, और अपने यहाँ भी नॉर्मल मोबाइल से आजकल ये सब शूट हो जाता है, तो उस तरह का कंटेंट क्रिएट करिए और अपने प्रोफाइल पे, अपने नेटवर्क में, अपने वीडियोस में ये सब डालिए। और एक चीज़ और, आपने कहावत सुनी होगी कि जो दिखता है वो बिकता है। कितने लोग इस कहावत पे यकीन करते हैं? थोड़ा सा जोर से बोलें, थोड़ा सा जोर से, जय माता दी नहीं बोलना है, जोर से इस कहावत के बारे में बोलना है कि जो दिखता बिल्कुल है, सही है।
श्योर। देखिए हाँ, बोलिए बोलिए और किस किस को दिखता है? डॉक्टर मनु श्रव आर्या ने सिर्फ यस बोला है। जब तक सारे लोग नहीं बोलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। 100% सर, जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। और कौन कौन इस बात से सहमत है? जो रोज रोज दिखता है वही बिकता है। हाँ, अब आया उत्तर, क्योंकि डॉक्टर अर्पित मेरे से ज्ञान ले चुकी हैं कि जो बार बार दिखता है वो जो है एक्चुअल में बिकता है। आपको सिर्फ दिखना नहीं है, आपको बार बार दिखना पड़ेगा। तो ये एक गुरु मंत्र ले लीजिए आज मेरे से कि सिर्फ एक बार आए और दिखा दिए हो गया, नहीं होगा। भगवान कृष्ण भी, महाभारत आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी, तो बार बार उन्होंने प्रूव किया कि वो भगवान है। जैसे दुर्योधन कह रहा है जंजीर लाओ, बांधो इसको, ये ग्वाला कहाँ से आ गया, ये राजा बना घूम रहा है, बहुत अपने आप को बोलता है, लाओ जंजीर बांध के साले को बंदी बनाते हैं, बोल रहा है। वहां पे अपना विराट रूप दिखा रहा है। अर्जुन कह रहा है कि जी नहीं जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं तो अपने जो गुरु हैं, अपने परिवार के लोग हैं, इनको मारने की तुम बात कर रहे हो। फिर उसे दिखा रहे हैं कि देखो मैं भगवान हूँ, मेरे से ही पैदा हो रहे हैं, मेरे से ही मर रहे हैं, तुझे प्रूव करना पड़ेगा कि इस दुनिया में अगर किसी स्त्री का अपमान होता है तो उसको सजा देनी पड़ेगी, नहीं तो जब महारानी स्तर की स्त्री के साथ ऐसा हो सकता है तो अर्जुन को वो दिखा रहे हैं। फिर गुरु द्रोण को दिखा रहे हैं, भगवान भीष्म पितामह को दिखा रहे हैं, वो बार बार प्रूव कर रहे हैं कि वो भगवान है। तो भगवान को भी बार बार प्रूफ करना पड़ा था। और हम लोग तो सामान्य से इंसान है, और हम क्या कर रहे हैं आयुर्वेद के लोग? नहीं जी, कोई आएगा खुद से तो ही करेंगे ट्रीटमेंट। हम तो जी बनाए। आप जितना कंटेंट पे काम करेंगे, जितना रियलिस्टिक चीजें बार बार डालेंगे, तभी आपकी रीच बढ़ेगी। ये जमाना वो है। और मजेदार एक नंबर आपको बताता हूँ कि पूरे दुनिया में अभी हमने जो डिस्कशन किया, कितने करोड़ लोग किडनी के हैं? अगर सिर्फ किडनी पकड़ लो, कितने लोग हैं जो इससे 70 बीमार हैं? करोड़ 70 करोड़। 70 करोड़ 15 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। और आयुर्वेद के डॉक्टर कितने हैं पूरे भारत में? 5 लाख लोग। 5 लाख में 99% लोग किडनी पे काम कर ही नहीं रहे, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरी भी पहुंच इतनी नहीं है कि मैं सबको पहुंच जाऊं। तो आप सोचो कि हम में से 500 हजार लोगों से ज्यादा किडनी पे काम ही नहीं कोई करेगा। इतना बड़ा 70 करोड़ की आबादी दुनिया में किडनी से सफर कर रही है, और हम कितने लोग होंगे? मुश्किल से 1000 लोग। यानी एक आदमी के अंडर में कुछ नहीं तो 7-7 लाख मर ही जाएगा। मर जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे ट्रीटमेंट। तो पूरा देश, पूरी दुनिया खाली पड़ी है। उठो, रोज कुछ करो। ये सब कार्य भी हमें करना होगा, अदरवाइज क्या होगा कि जो कुछ लोग इसमें मोनोपोली बनाए बैठे हैं। और आयुर्वेद में भी ऐसे कई सारे महाराज आ गए हैं जो आजकल खूब टीवी मीडिया, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। तो आप लोग कभी कहेंगे तो एक विशेष अलग से, क्योंकि ये 3 दिन में इस सब पे काम नहीं हो पाएगा, तो एक अलग से आप लोगों को इसके बारे में ज्ञान बता देंगे कि सोशल मीडिया को भी एक्टिवली यूज करके अच्छे से आप जो है मरीज से कनेक्ट हो सकते हो। और उसके लिए आपके पेज में अगर एक भी लाइक नहीं है, मतलब आपने खुद भी अपने पेज को लाइक नहीं किया, और उस दिन भी आप चाहें तो आपके पास 100 मरीज का डेटा आप इकट्ठा कर सकते हो। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, इतनी टेक्निकें आ चुकी हैं, हम लोग बस गलत डायरेक्शन में हाथ पैर मारते हैं। तो अपने को सही दिशा में हमें ले जाना है। तो किडनी को ये सिर्फ सीखने का, सुनने के लिए नहीं अटेंड करना है। इसको मैं चाहूँगा कि जब आप 3 दिन बाद हम लोग सारे लोग चर्चा करें, तो उस ग्रुप में रोज किसी ना किसी की ओर से ये जरूर आए कि आज इस किडनी के पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, आज इस पे रिजल्ट आया, आज ये वीडियो बनाया। और आप में से सर्टिफिकेट सबको तभी मिलेगा। इस बार हमने एक, ये मैंने अपना संकल्प लिया है कि जब तक आप कोई कंटेंट नहीं डालोगे, जब तक आप कोई पेशेंट सही नहीं करोगे, कम से कम 2 में से कोई एक चीज़, क्योंकि पेशेंट सही करने में समय लगेगा, तो या नहीं सही किया, कुछ रिजल्ट उसमें खाओ, तो या तो उसकी लिंक शेयर करना ग्रुप में कि देखो जी ये 5 का क्रेटिनिन वाला आया था, 2 पे ले आए, 3 पे ले आए, सुधार हो गया, या EGFR में इसमें सुधार हो गया, या मैंने देखो जी वीडियो बना दिया किडनी का, आप सर्टिफिकेट दो, तो मज़ा आएगा। क्योंकि आप लोगों का एक्टिवेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या है कि माफिया बैठे हुए हैं, कोई सिद्धांत दुनिया में काम नहीं कर रहा है। ये ज़्यादा हम लोग जो है आध्यात्मिक बातें, ज़्यादा ये अपने दर्शन की बातें, ये सब सुनने में, करने में अच्छी लगती हैं,
ग्राउंड रियलिटी में हमें अप्लाई करना बहुत जरूरी है, रिजल्ट देना जरूरी है लोगों को। और किडनी अकेली एक बीमारी भी पकड़ लिए तो 7 लाख कम से कम मरीज है जो आप टच कर सकते हो, क्योंकि लोग हैं ही नहीं किडनी में ज़्यादा काम करने वाले। तो अपनी मोनोपोली भी बिल्ड रहेगी, अपने ट्रीटमेंट को सही से आप लोग अगर पहुंचाएंगे, अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं। और फिर से बता रहा हूँ, आप लोग खुद करके जब देखोगे 100 में से 100 मरीज ये जरूर कहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ आराम है। कुछ ये होंगे कि डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, कुछ होंगे जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही होगी, कुछ होंगे डायलिसिस छूट जाएगी, कुछ होंगे जो डायलिसिस पे नहीं गए, यूरिया क्रेटिनिन एकदम नॉर्मल होगा। अभी मेरी एक मरीज है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जब किडनी के पेशेंट हो या किसी भी बीमारी के, तो जनरली क्या होता है, हम बहुत सारा पथ्य अपथ्य बता देते हैं, आहार बता। शुरू में करवाना भी जरूरी है, पहले हफ्ते दूसरे तीसरे हफ्ते तक करवाना जरूरी है, लेकिन आगे जाके फिर उनको अरुचि हो जाती है, पेशेंट जो है ना अंदर से खराब फील करने लगता है। क्या सर यही उबला उबला खा रहे हैं, यही 2-4 चीजें आपने बोली हैं, भले ही हमने 50 बोली हो लेकिन वो ये बोलता है। तो ऐसे में उस मरीज को हम एक दिन हफ्ते का चीट डे भी मनाने देते हैं, लेकिन तब तक नहीं मनाने देते जब तक उसकी रिपोर्ट में पॉजिटिविटी ना आ जाए। तो 2-3 हफ्ते, चौथे हफ्ते में हम एक मरीज को ये भी बताते हैं, हर मरीज को, कि अब आपको जो है आज हफ्ते में एक बार चीट डे करना। अब चीट डे में भी ये नहीं कि वो जाएंगे और सड़क पे कुछ खा के आ जाएंगे, उनकी पसंद की कोई एक चीज जो है उस दिन हम छूट देते हैं। तो ज्यादातर लोग, कोई दाल चावल पसंद करता है, कोई जो है गोलगप्पे का पानी पसंद करता है, तो ऐसी कई चीजें होती हैं, तो वो भी खिलाते हैं। और आप देखना जब ये कराओगे ना, तो पेशेंट कहेगा जी वाह क्या डॉक्टर मिला है। मेरे कई किडनी के मरीज हैं रसगुल्ला खाते हैं, और ये अपने नहीं, अपने आयुर्वेद के मरीज हैं। मतलब ये आयुर्वेद की ताकत देखिए कि हमारे आयुर्वेद की इतनी शक्ति है कि अगर हम सही से थोड़ा भी यूज कर लें तो ये भी संभव है। बड़े सारे मरीज हैं जो हफ्ते में 2 बार रसगुल्ला खा रहे हैं, बढ़िया फिट हैं, क्रेटिनाइन ठीक है, यूरिया भी ठीक है। तो ये संभव है, लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़े तो आज का कुछ विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा। एक दो चीजें और हैं जो मिस हो गई। एक ईपीओ घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, ये भी हमें ध्यान रखना है। ईपीओ क्या है कि बेसिकली एरिथ्रोप्रोटीन करके इंजेक्शंस चलते हैं किडनी में, बहुत कॉमन है कि उनके हीमोग्लोबिन डाउन होते हैं, तो एरिथ्रोप्रोटीन वाला हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला इंजेक्शन शुरू हो जाता है, महंगा बहुत आता है। तो इस पे बाकायदा जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी और एक दो कंपनियां और हैं, उनकी पूरी की लिंक डिटेल अभी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। तो इतना बड़ा उन पे जो है इस स्कैम का पेनल्टी लगाई गई थी, उनको जो है दुनिया भर में वो फैला था, स्प्रेड हुआ था, और बाद में इन सब चीज़ों को साइड कर दिए। तो करते क्या थे कि वो जानबूझ के हीमोग्लोबिन कम दिखाते थे मरीजों का, किडनी के मरीजों का, या हीमोग्लोबिन कम दिखा के लोगों को वो एरिथ्रोप्रोटीन का इंजेक्शन बेचा जा सके। और ऑन रिकॉर्ड है ये, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनी इन्वॉल्व है इसमें। अमेरिका की और भी कई कंपनियां थी जिन पे बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टियां डाली गई, कुछ कंपनियां बैन भी की गई। तो ये सब भी दुनिया में होता है, तो हमें ये सब चीज़ों की जानकारी रखनी है, इनसे रिलेटेड लिंक्स के प्रिंट निकाल के रखने हैं। अभी सब मैं लिंक विंक सारी चीज़ें आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा, और आज से ग्रुप को जो है ओपन कर दूंगा। आप लोग अपने अपने परिचय वहाँ पे डालिएगा, जो भी क्वेरीज हों, जो भी आपके उसमें केसेस आए, जो भी आपकी सफलता उसमें आप लोग अर्जित करें, या जो कुछ भी आपको उसमें, अपार्ट फ्रॉम वो सुबह दोपहर शाम की नमस्ते गुड मॉर्निंग हाय हेलो मत करिएगा, क्योंकि ग्रुप की एक गर्मा बनी रहेगी और हम लोग उसको सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग उस ग्रुप में देख पाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो यही आज का कुछ सार था, और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा। आज का लगभग 1.5 घंटा हो गया है, अभी भी कोई एक आध क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं, और फिर आज का विषय ही समापन करते हैं। और फिर कल इस पे हम डीएनए कायाकल्प प्रोटोकॉल को और विस्तार से, और बाकी एक HIF पाथवे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और डाइट की कुछ ग्लोबल स्टडीज़ जो दुनिया में इस किडनी फेलियर में सक्सेसफुली अप्लाई हुई, उनके रिजल्ट्स आए, उनसे मरीज सही हुए, ऑन रिकॉर्ड हैं। कुछ ऐसी भी हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, वो स्टडीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब क्या है, हम लोग कैसे अपने मरीजों पे अप्लाई करेंगे, इस सब पे भी हम लोग जाएंगे। तो होप सो कि कुछ आपको फ्रूटफुल मिला होगा। किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लें, अदरवाइज फिर आज का सभा को यहीं पे विराम देते हैं। जी, किसी का कोई और प्रश्न? और फीडबैक जरूर डालिएगा, जब अपन ग्रुप ओपन करेंगे तो आप
लोग जो भी सुन रहे हैं तो एक फीडबैक जरूर डालिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ हम जो कर रहे हैं सही दिशा में है और आप लोगों को कुछ फ्रूटफुल दे पाया। तो समापन करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत अच्छा लगा आप सबसे चर्चा करके, और बाकी हम लोग ग्रुप में कनेक्ट